आजकल बच्चे अकेले बहुत रहते हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, आजकल बच्चे दे आर मोर ग्लूड टू द स्क्रीन। वन वे ट्रैफिक। पेरेंट्स के साथ बैठते थे या बुक पढ़ते थे या दादा दादी उनको स्टोरी सुनाते थे, तो वो टू वे इंटरेक्शन होता था। और एक बहुत लंबी डिबेट है सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी के बीच में। दोनों में क्या डिफरेंस है यार? क्या बच्चे पे वाकई में किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट पड़ता है गोइंग फॉरवर्ड? पहले लोगों का ट्रस्ट बहुत होता था, तो एक डॉक्टर टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो के हिसाब से वो कर सकता था। अभी एवरीबडी इज लाइक हमको हर चीज 100% चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर हमारे साथ ये होता है, सुई लगा देंगे डॉक्टर साहब। सो द मोमेंट आप बच्चे को क्लिनिक पे लेके जा रहे हो फॉर हिज और हर गुड, वो तो स्कैर्ड है ना। देयर वाज अ मारवाड़ी फ्रेंड, ही सेड कि हमारे उसमें कल्चर है कि जब भी बच्चा पैदा होता है उसको शहद चटाते हैं। बोला ये इसलिए चटाते हैं कि बच्चा जब मीठा खाएगा तो मीठा बोलेगा, ठीक है, एंड इट इज गुड फॉर बिजनेस। नहीं, हनी के अंदर एक बहुत बड़ा टॉक्सिन रहता है बोtulism का, विच क्वेश्चन जो कल्चरली बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है वो है कि मदर्स का खाना बच्चे को बहुत असर डालता है। इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग इफ यू गो बाय द टेक्स्ट बुक। What is this debate around painless or painful vaccines? दिस इज द ओनली वैक्सीन जो पेनलेस एंड पेनफुल होता है। क्या बोल रहे हैं यार, लोग 20,000 रुपए ले रहे हैं भाई साहब वैक्सीन करने की। एक बहुत मेजर कंसर्न होता है, कोई चीज़ है कि भाई हमारा बच्चा जो ना ढंग से ग्रो नहीं कर, कि भाई हर बच्चा 6 फुट का नहीं हो सकता। जंक फूड मेजरली जो कंटेन करता है वो है हाई सॉल्ट एंड हाई शुगर। 7-7, 10-10 साल के, 8-8 साल के बच्चों के अंदर छाती में दर्द की कंप्लेंट के साथ पेरेंट्स आते हैं। कोई शहद नहीं चटाना, कोई भुट्टी नहीं देना बच्चे को, गुड़ नहीं खिलाना, आँख में काजल नहीं लगाना, नाक कान में तेल नहीं डालना, रगड़ के मालिश नहीं करना। व्हाट यू हैव टू से कि बच्चों को नजर लग जाती है, उसका क्या इलाज है? दोस्तों, दिस पॉडकास्ट इज माई हम्बल रिकमेंडेशन टू ऑल द यंग पेरेंट्स। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके अपने हैं या किसी और के भी, दिस पॉडकास्ट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद द किड्स। हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं ग्रोथ को लेकर, वैक्सीन को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर, जहां ऑटिज्म एक बहुत बड़ा रिस्क बनता जा रहा है। डॉक्टर पुलकित गंगवाल, हु सीज हंड्रेड्स ऑफ केसेस एवरी डे, अ वेरी वेल नोन पीडियाट्रिशियन, जो अपने मिथ बस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, जो आपको न सिर्फ ट्रीट करते हैं बल्कि एजुकेट करते हैं। आगे का पॉडकास्ट देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लिए तो ये मुफ्त है, लेकिन हमारी इससे बहुत हेल्प होती है। सो थैंक यू डॉक्टर पुलकित गंगवाल, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। मोस्ट वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। Okay, so my first question is, I think we'll start from the very beginning. Both my kids are born through C-section. और एक बहुत लंबी डिबेट है C-section और नॉर्मल डिलीवरी के बीच में, क्या ज़्यादा बेटर है। और कई बार आप अर्बन पॉपुलेशन में देखते हो कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं C-section के। दोनों में क्या डिफरेंस है यार? क्या बच्चे पे वाकई में किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट पड़ता है गोइंग फॉरवर्ड? सी, अगर आप एज पर द टेक्स्ट बुक इफ़ यू गोज, देन बच्चे के लिए जो बेटर ऑप्शन है वो है नॉर्मल डिलीवरी होना, ठीक है। बट इन करंट सिनेरियोज जैसा आप देखेंगे कि आजकल बच्चों के साथ बहुत सारे प्री टर्म्स हो रहे हैं। उसके बाद पेरेंट्स की जो हिस्ट्री है, भाई डाइटरी हैबिट्स पेरेंट्स की, आपका शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो ये सब फैक्टर्स लेते हुए बच्चों के अंदर करंट स्टेट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो टर्म प्रेगनेंसी तक नहीं जाने देती, या उनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तब अपन को एट टाइम्स अपन को डिसीजन लेना पड़ता है कि अपन सी सेक्शन पे जाए। फिर अब पहले और अभी के अंदर ये था कि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ एंड द लिबर्टी फॉर द डॉक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आई मीन कि पहले लोगों का ट्रस्ट बहुत होता था, तो एक डॉक्टर टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो के हिसाब से वो कर सकता था। अभी एवरीबडी इज़ लाइक कि हमको हर चीज़ 100% चाहिए। सो दे गो फॉर कि नहीं भाई, देयर शुडंट बी एनी रिस्क। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो इमीडिएटली दे कैच होल्ड द डॉक्टर। We were ready for C-section, या we were ready for all the interventions whatever was needed in this. So even फिर इस चक्कर में डॉक्टर भी अपने साथ में नहीं लेता रिस्क। तो वो रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखा जाता है फ्रॉम द पेरेंट्स एंगल, फ्रॉम द डॉक्टर्स परस्पेक्टिव। एंड पहले लोगों के बहुत सारे बच्चे होते थे, सो लाइक 8, 5, 6, 7, 8 किड्स, तो उसके अंदर से दिस वाज नॉर्मल थिंग प्रीवियस पहले। तो उसके अंदर से बहुत बार अगर आप देखेंगे तो बच्चों की कभी किसी के 5 या 7 है तो उसमें 1-2 का हमेशा हिस्ट्री में कम ही मरेंगे कि भाई किस XYZ ऑफ द रीजंस दे डाइड, या भाई लेबर का कॉम्प्लिकेशन था या पोस्ट डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशन आया। तो वो तब इतना बड़ा उसको नहीं कंसिडर किया जाता था कि भाई ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अभी लोगों के 1-1, 2-2 बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से कंसीव हो रहा है, बड़ी मुश्किल से आप 9 महीने तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रहे हैं।
तो वो सब चीज़ों को देखते हुए nobody wants to take a risk, so everybody goes for a safer option. So convenience and safer options. पहले पेरेंट्स एंड मदर्स, स्पेशली द मदर्स, दे वर ऑल्सो मोर कीन ऑन कि हम नॉर्मल लेबर पे जाएंगे, सब कुछ जाएंगे. बट बीइंग अ पीडियाट्रिशियन एंड स्टेइंग इन एन ओटी, आई कैन से बहुत सारी फीमेल्स व्हेन दे रीच टू दैट पॉइंट कि लेबर पेन्स स्टार्ट होते हैं, दे आर लाइक कि बोले नहीं हो पा रहा हमसे, तो आप तो ऑपरेशन कर दो या एपिड्यूरल दे दो या वट एवर द थिंग्स कम्स. मतलब उनकी परस्यूट के बीच में ही दे गिव अप. क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दे रीड एवरीथिंग, दे डू एवरीथिंग, दे आर उस टाइम तक दे आर वेरी प्रिपेयर्ड. बट एंड में जाते जाते व्हेन द पेन कम्स, जब वो रहता है उसका ड्यूरेशन जो रहता है, then they give up during the. It is very difficult for. Yes. But does it impact the child? कि अगर सी सेक्शन से बॉर्न हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी से? नहीं, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट हाँ, अगर आप बिल्कुल डॉट टू डॉट पॉइंट्स पे जाएंगे तो देयर इज़ अ डिफरेंस. नेचुरल डिलीवरी जो नेचुरल प्रोसेस है, इट इज़ बेटर, क्योंकि बच्चा एक स्ट्रगल के साथ आता है, ग्रेजुअली एक एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि जब वो वूम के अंदर रहता है तब वो मदर के ब्लड सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ब्रीथ नहीं, मतलब वो ऑक्सीजन सप्लाई प्लेसेंटा के थ्रू लेता है. व्हेन ही कम्स ग्रेजुअल, ही कम्स इनटू द वर्ल्ड जहाँ पे उसके लंग एक्सपैंड हो रहे हैं, पूरे स्ट्रगल करके आ रहा है, तब वो ज़्यादा बेटर रहता है रादर देन जैसे आपने एक एयर टाइट चेम्बर खोला एंड बच्चा कम्स इनटू द आउट ऑफ द वैक्यूम. सो वो तो उस चक्कर में कई बारी द इंसिडेंसेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी जो एफर्ट्स बच्चे को लगते हैं, वो थोड़े से अगर आप प्रोपोर्शनेट देखेंगे तो बढ़े हुए मिलते हैं आजकल. ओके. बट दैट इज़ अ माइनर थिंग इन कंपैरिजन टू लूजिंग और हैविंग एनी अदर, जैसे हाइपोक्सिक इंजरी हुई या बच्चा डिलेड कराया हुआ है, ऐसी कोई चीज़ें रहती हैं, तो उसके कॉन्ट्रास्ट, उसके एक्सचेंज में द you say the risk versus benefit ratio which is better there. So it is not just a one line answer कि यार which is better which is not better, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे प्ले अलॉन्ग करेगा. करेक्ट. और हर केस बहुत डिफरेंट है. एवरी केस इज डिफरेंट, बट एवरी केस इज डिफरेंट, एवरी केस इज यूनिक. आपको एक सो अगेन जो अगर आप ऑल टुगेदर इन मेडिसिन की बात करें या पीडियाट्रिक्स की बात करें या गायनी की बात करें, तो बुक्स के अंदर एक गाइडलाइंस दी हुई हैं, आप उसको फॉलो करते हो, मगर एवरी केस इज अ डिफरेंट केस. तो आपको जो माइनर एडजस्टमेंट करने हैं वो आपका डॉक्टर बेस्ट रहता है. द बेस्ट पर्सन टू जज इज अ डॉक्टर. वो जज करेगा कि इस टाइम पे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और क्या करना है. ओके. इन एडिशन टू दिस, लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि न्यू बॉर्न हुआ एंड लॉट ऑफ टाइम डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि भाई NICU में इसको रखना पड़ेगा 2-4 दिन. माई ब्रदर के बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ कि थोड़े दिन के लिए चीज़ है, एंड विच सीम्स लाइक अ नॉर्मल थिंग, बिकॉज कई बार हमें काउंसलिंग में भी ये समझा देते हैं कि हाँ यार ये ऐसा कभी पॉसिबिलिटी हुआ तो हम कर सकते हैं. बट देन देयर इज़ अ वेरी द थिंग विच कम्स इन कि लोगों का ना उतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है. तो व्हाट आर दी कंसर्न्स अराउंड दिस कि बच्चे को अगर NICU में रखना पड़ा तो क्या किन केसेस में और क्या दिक्कतें आती हैं, पेरेंट्स को कैसे समझा सकते हैं? पेरेंट्स को ये समझाना पता. इस केस के अंदर अगेन जो मदर का पूरा 9 मंथ का साइकिल रहा, जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी रही, उसके अंदर मदर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आई. आजकल बहुत कॉमन है जेस्टेशनल डायबिटीज़ होना, टूवर्ड्स एंड की हाइपरटेंशन होना मदर के अंदर, फिर सी सेक्शन. अगेन वी आर टॉकिंग कि नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज्ड. सो अब तो सडन आप आ रहा है तो बच्चा, उसके बाद पेरेंट्स की हेल्थ पे ड्यूरिंग द 9 मंथ्स, पहले जो मदर्स थी वो ऑल थ्रू 8 मंथ्स 9 मंथ्स तक अपना रेगुलर काम करती थी. करेक्ट. आजकल वो बहुत कम हो गया है भाई. जरा भी कुछ पैरामीटर ऊपर नीचे होता है, पेरेंट्स मतलब द डॉक्टर एडवाइज देम टू टेक रेस्ट, क्योंकि अब एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं एंड बड़ी मुश्किल से प्रेगनेंसी आपकी रिटेन हो रही है या बड़ी हो रहा है, तो आप सारे प्रिकॉशन, सारे मेजर्स लेते हो. उसके अंदर अगर आप बच्चे को एक नेचुरल चीज़ नहीं दे रहे, नेचुरल वो नहीं हो रहा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या उसके बाद, तो देयर आर चांसेस कि बच्चे को कई बार NICU की ज़रूरत पड़ती है. अब वो पड़ती है अगेन, अब पहले बहुत सारी चीज़ों के अंदर होता था कि जो नेचुरल वे के थ्रू अगर बच्चा आ रहा है तो वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है. मोस्ट कॉमन रीज़न अभी जो अपन एडमिट करते हैं NICU के अंदर, इट इज़ बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ या मेकोनियम हुआ या ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई. मेकोनियम इज अगेन अगर प्रेगनेंसी में स्ट्रेस रहा, कुछ रहा, तो बच्चा पेट के अंदर पॉटी कर देता है. दैट इज़ मेकोनियम. अच्छा, अगर मेकोनियम हुआ, अब बच्चा अगेन वो उसी जो यूट्रस है या एमनियोटिक सैक है उसके अंदर वहाँ पे
जो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, उसी के अंदर पूप करा, पॉटी करा, वही उसने पिया, वो उसके एब्डोमेन में गया, उसी में सांस लिया, सब कुछ गया, तो उससे उसको इन्फेक्शन हो जाता है। सो ये चीज़ों की वजह से, एंड आपको इमीडिएटली जब बच्चा बाहर आता है तो नहीं पता रहता, मतलब ये पता है कि मिकोनियम है कि नहीं है, बट इन्फेक्शन उस टाइम पे कितना है क्या नहीं है, तब आपको ऐसी स्टेट में बच्चे को एडमिट करना पड़ता है, 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, एक वो चीज़ रहती है। फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर है किसी कारणवश बच्चे को, तो ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ता है। फिर ये सब चीज़ों को देखते हुए अपन एट टाइम फॉर प्रिकॉशनरी बेसिस एंड मेजर सेक्शंस हुए कि भाई आप एक एडवांस फैसिलिटी में कर रहे हैं, तो एक ऑब्जर्वेशन के लिए इनिशियली रखा जाता है एट टाइम्स फॉर 3 आवर्स 4 आवर्स, वो हर बच्चे को रखते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहे बच्चा। सो जो आउटकम रहे बाद में छुट्टी करने के बाद कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसके चांसेस कम हो जाए, उसको अवर्जन के लिए बिल्कुल, तो वो कम होने के चांसेस के लिए रखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बच्चों में मतलब पैदा होने के बाद बहुत ज़्यादा यूजुअली ऐसा होता है कि जॉन्डिस के या फिर थोड़े से पैरामीटर्स ऊपर नीचे होते हैं? ओके, सो अगेन इसके अंदर भी यही चीज़ है कि इट्स अ फिजियोलॉजिकल थिंग। जब बच्चा पेट में रहता है तो वो मदर की सप्लाई पर डिपेंडेंट रहता है, उसके अंदर तब फीटल आरबीसीज होते हैं। फीटल आरबीसीज वो रहते हैं जो अब अंदर जब बच्चा रहता है तो उसको ऑक्सीजन लिमिटेड मिलती है, तो उसको अपनी बॉडी के कंपनसेशन के लिए ज़्यादा आरबीसी, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ चाहिए होती है, ब्लड सप्लाई, कॉन्सेंट्रेटेड हीमोग्लोबिन चाहिए, या जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो वाले रहते हैं। अब जब वो बच्चा बाहर आता है, वो अपने सर उसके ऊपर रहता है, रेस्पिरेशन पे आता है, बाहर आता है, अब उसकी बॉडी को उतनी कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा जगह से एक्सचेंज कर रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा आरबीसीज हैं, जो फीटल आरबीसीज हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं। बट एट द सेम टाइम उसका जो लीवर है वो इतना मेच्योर नहीं होता कि वो इतना जो ब्रेक डाउन है उसको हैंडल कर सके, तो वो रिटेन रहते हैं। तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर जो बिलिरुबिन का कंटेंट है वो बढ़ता जाता है। तो जो अगर इनिशियल डेज में 3 डेज़ के आफ्टर अगर जॉन्डिस बढ़ता है और एक सेफ लिमिट के अंदर रहता है, उस केस में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो बॉडी उसको अपने आप धीरे धीरे फ्लश आउट करती है इन द फ्रॉम लाइक योर पॉटी या स्टूल एंड योर यूरिन, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो उसको वॉश आउट करती जाती है, एंड वंस इट कम्स इनटू द सेफ लेवल ये जॉन्डिस वॉशेज अवे। कुछ बच्चों के अंदर ये 10 दिन में ठीक होता है, कुछ में 15 दिन, कुछ में महीने भर तक भी लगता है, बट अगर वो सेफ वैल्यूज़ के अंदर है, जो बिलिरुबिन अपन देखते हैं बच्चों का, तो उसमें कुछ करने नहीं पड़ता। इट्स अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, बॉडी उसको कंपनसेट करती है, ब्रेक डाउन करती है, जाता है। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट, उसके लिए कोई कंसर्न नहीं है। बट हाँ, अगर वो एक सेफ लिमिट के ज़्यादा है देन आपको फोटोथेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है। वो फोटोथेरेपी इसलिए भी देनी पड़ती है क्योंकि अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर पास करता है तो वो आपके बच्चे का जो ब्रेन है, अच्छा, उस पर इफेक्ट करता है, उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करता है, उसमें मेनिंजाइटिस, उसमें एंसेफेलाइटिस करता है, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। सो उस चीज़ को बचाने के लिए अपन उसको फोटोथेरेपी देते हैं ताकि वो ब्रेक डाउन हो, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पास ना करे, एंसेफेलाइटिस ना करे। जैसे मेरी मदर ने हमारे दोनों बच्चियों को बोला कि इनको सन एक्सपोज करना है, सनलाइट में एक्सपोजर भी ज़रूरी है। हालांकि कुछ ऐसा बहुत पैरामीटर्स नहीं बिगड़ा था, बट इट वाज जस्ट कि फॉर अ प्रिकॉशनरी उनको सनलाइट में रखना, तो सुबह सुबह आधे घंटे तक सनलाइट दिखा दिया। अब उसका अगर आप अगेन वी गो कि बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हैं या बुक्स ऐसी हैं या कहती है कि सनलाइट की जो रहती है उसके एक्सपोजर से, जो अल्ट्रावायलेट रहते हैं, कि जो बिलिरुबिन जो अपन फोटोथेरेपी देने का काम कर रहे हैं वो उसको अर्ली ब्रेक डाउन करता है, तो आपका पीलिया कम होता है। बट देयर इज़ नो 100% रिटन एनीवेयर इन द टेक्स्ट बुक, मेडिकल टेक्स्ट बुक, विच सेज कि सनलाइट इज गोइंग टू हेल्प। द थिंग व्हाट सनलाइट इज गोइंग टू डू इज, जो सनलाइट आपके लिए कर सकती है बच्चे के लिए, वो ये है जो विटामिन डी सब्सटीट्यूट अपन दे रहे हैं, सप्लीमेंट बच्चे को दे रहे हैं, उसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है वो, जो अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं, विच हेल्प्स फॉर द डेवलपमेंट एंड बोन स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड। सो इट हैज नो हार्म से कोई लेना देना नहीं। हाँ, उसका कोई जॉन्डिस से लेना देना नहीं है, बट सनलाइट का कोई हार्म नहीं है बच्चे के लिए। ऑल्सो सनलाइट हम बच्चों को जब बोलते हैं देने के लिए, तो वी से कि आप ओवर टाइम की सनलाइट दें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, एज एन अडल्ट कंफर्टेबल हो, वो बच्चे को दें, ज़्यादा तेज़ हवा ना हो, एंड वो मिनिमम 15 मिनट्स ऑफ एक्सपोजर इज़ मोर देन सफिशिएंट बच्चों के लिए। आप 1 घंटा रखते हैं, 2 घंटा रखते हैं, विच इज़ ऑल्सो ओके। ओके, एक और बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, आई थिंक देयर वाज अ फ्रेंड, देयर वाज अ मारवाड़ी फ्रेंड, ही सेड कि हमारे उसमें ये कल्चर है कि जब भी बच्चा पैदा होता है उसको शहद चटाते हैं, और हमारे यहाँ बोलते हैं कि गुड़ चटाते हैं। बोला ये इसलिए चटाते हैं कि बच्चा जब मीठा खाएगा तो मीठा बोलेगा।
ठीक है, एंड इट इज़ गुड फॉर बिजनेस। नहीं, इट इज़ 100%। ये मैं बता सकता हूँ कि बच्चे को बिल्कुल भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर रखना चाहिए। 6 मंथ्स तक कुछ भी नहीं देना ऊपर का, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गिविंग स्पेशली द हनी के अंदर एक बहुत बड़ा टॉक्सिन रहता है बोtulism का, विच अफेक्ट्स अगेन द ब्रेन इफ गोज इनटू द चाइल्ड। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी टेक्स्ट बुक्स कहती हैं, जो एज अ पीडियाट्रिशियन व्हाट वी से नथिंग टू बी गिवन टिल 6 मंथ्स ऑफ एज, ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे के लिए वो सबसे बेस्ट चीज़ है। सेम कोई और प्रोडक्ट भी नहीं देना होता, एंड दैट इज एंड एट टाइम्स ये जो आप क्वेरी कर रहे हैं, इसी के साथ व्हाट वी गेट इज़ भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को पानी देना है। अच्छा, ये सब तो वो भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, पानी को बिल्कुल भी नहीं देना 6 मंथ्स तक, ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सो कोई शहद नहीं चटाना, कोई भुट्टी नहीं देना बच्चे को, कोई गुड़ नहीं खिलाना, आँख में काजल नहीं लगाना, नाक कान में तेल नहीं डालना, रगड़ के मालिश नहीं करना, ये सब से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। रादर अपन बच्चे को इन्फेक्शन और क्रिएट कर सकते हैं इससे, ऐसा रहता है। कई बार होता है कि जैसे मेरी मदर अभी बताया उन्होंने कि जो भतीजा है उसके स्किन पर जो है कुछ कुछ दाने और ये सब चीज़ें उठना शुरू हो गए, तो मामा इज सो मच इनटू मालिश। हाँ, तो अब इसमें क्या होता है, पहले जो जनरल मिथ है कि अगर आप रगड़ के मालिश करेंगे तो बच्चों की बोन स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लोई करेंगे तो बच्चों के जो बाल हैं स्पेशली द फीमेल चाइल्ड, तो वो नहीं रहेंगे उनको, तो वो वैसे भी विद एज जो आए हैं वो अपने आप चले जाएंगे, वो फॉल ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, वो जो बाल हैं या जो आपका कोटिंग है वो सब प्रोटेक्टिव चीज़ें होती हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हैं जो ऑलरेडी बॉडी आपको बना के दे रही है। अपन उसको हटाने की कोशिश करते हैं, वो विद एज जब उनका काम कंप्लीट होता है वो अपने आप चले जाते हैं। अच्छा, तो सिमिलर वेज व्हेन द बेबी इज बॉर्न, उसके ऊपर एक वाइट कलर की कोटिंग होती है, द वर्निक्स, द कोटिंग इज कॉल्ड वर्निक्स, जो वर्निक्स रहती है। बट अगर आप उसको एज पर द मेडिकल पर्सपेक्टिव अगर उसको देखा जाए तो देयर इज नो नीड टू क्लीन दैट वर्निक्स। अच्छा, इट गोज ऑन इट्स ओन, वो अपने आप जैसे जैसे बच्चा इस एनवायरनमेंट में रहेगा वो ड्राई अप होगी एंड वो शेड ऑफ हो जाएगी। वो इसीलिए वर्निक्स होती है ताकि बच्चे को जो टेम्परेचर कंट्रोल है व्हेन ही कम्स इनटू द वर्ल्ड, वो टेम्परेचर मेंटेन रहे, वो हाइपोथर्मिया में ना जाए बच्चा। तो वो सब चीज़ों के लिए रहता है। बट अगेन इट डजंट लुक वेरी प्लीजिंग एंड प्लेजेंट फॉर आइज, सो वी क्लीन इट ऑफ। अपन उसको रगड़ रगड़ के साफ करने की कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। कई बार होता है बच्चों का पूरा फेस वाइट दिख रहा है, स्कैल्प बहुत ऐसा है जो वाइट पैचेस हैं उसमें। हाँ, जो बच्चों के सिर पे जो रहते हैं वो क्रैडल क्रैप रहता है। अच्छा। वो भी एक कोटिंग रहती है, वैक्सी कोटिंग रहती है, वो भी नेचुरल है, नॉर्मल है, उसके लिए कुछ नहीं करना, वो विद एज अपने आप शेड ऑफ हो जाती है। ओके, यस, तो ये सब चीज़ें जो कोटिंग्स हैं बॉडी के ऊपर, तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का। तो बट इट इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट टू लुक टू द आइज, तो अपन उसको क्लीन करने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो नहीं। एंड देन मालिश की बात जो करी, तो मालिश के अंदर अपन सोचते हैं कि रगड़ के मालिश करें, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवेयर फॉर द की बोन स्ट्रेंथ अच्छी होगी, कुछ होगी। द रीज़न मालिश करनी चाहिए इज़ टू रिलैक्स द चाइल्ड, उसके जो टिश्यूज़ हैं उसको आप सॉफ्ट मसाज कर रहे हैं ताकि ब्लड फ्लो अच्छा रहे, वो सब चीज़ों के लिए, ताकि सूदिंग इफेक्ट रहे बच्चे के लिए, काम रहे बच्चा। तो इट हैज़ टू बी वेरी जेंटल, यस। कोई भी जर्की, कोई भी हार्श मूवमेंट कुछ नहीं करना होता। देन अगेन इसके अंदर आता है कि बच्चे की नाक दबा के उसको सीधा करना, कि बड़ी पॉइंटेड हो जाए, बड़ी सुंदर सी दिखे। ये तो बहुत आप कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होगा। जो नए नक्श आए हैं वैसे रहेंगे। और ये गर्दन उठाना, वो सब गलत चीज़ है। और जो आपके पेरेंट्स के, जो बच्चे के पेरेंट्स के नए नक्श हैं, उसी के से जो जेनेटिक्स आया है वैसे ही रहेगा बच्चा, उसी के हिसाब से, बस उसी के हिसाब से रहेगा। आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। ये सब माल प्रैक्टिसेस हैं जो चल रही हैं, जो पहले चल रही हैं। हाँ, उसके पीछे ये रहता है कि जो कॉन्सेप्ट जो पहले बताया गया था कि ऐसा करना चाहिए, वॉज जस्ट बिकॉज कि अगर कोई नेजल कंजेशन या कुछ है तो अगर आप थोड़ा सा एलिवेट करोगे तो एयर पैसेज इम्प्रूव हो रहा है, बस उसका उतने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ओके, सेम जो बच्चे लोग गर्दन पकड़ के उठाते हैं वो इसीलिए, वो भी बहुत गलत चीज़ है। उसमें से आप ये कर सकते थोड़ा सा बच्चे के गर्दन के नीचे, शोल्डर के नीचे, इसको शोल्डर रोल बोलते हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा ब्रीदिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, थोड़ा बहुत भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो आप लगा सकते हैं ताकि थोड़ा नेक एक्सटेंड हो जाए एंड वो एयरवे पैसेज थोड़ा स्ट्रेटन अप हो जाए। सो विच विल हेल्प द चाइल्ड ब्रीद ईजीली। उसके अलावा उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, मतलब किसी की गर्दन सुंदर नहीं हो रही, कुछ नहीं होगा। तो ये बड़ा फ़नी भी लगता है कि बहुत ही ऐसे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जो हम बचपन से ही कर दे रहे हैं बच्चों में, ऐसी कोशिशें।
जो कि मेल प्रैक्टिसेस बन रहे हैं और माइंडलेसली करे जा रहे हैं, मतलब विदाउट इवन रियलाइजिंग कि वो शायद बच्चे के लिए कितना नुकसान हो। बस वी वेरी ऑफन सीज इन ओपीडी कि कई बार पेरेंट्स लेके आते हैं कि साहब बच्चा रो रहा है, उसका हाथ टच करो, क्योंकि सुबह किसी ने इतनी जोर से मालिश कर दी उसके बाद से रो रहा है। सो देयर आर एट टाइम्स कि वो डिसलोकेट हो जाते हैं जॉइंट्स बच्चों के, जिसको हंसली जाना बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं हंसली जाना तो डिफरेंट थिंग। ओके। बट जैसे शोल्डर का है, जब बच्चा छोटा होता है जो उसका जो जॉइंट है वो इतना मेच्योर नहीं हुआ होता कि वो पूरी बोन को सॉकेट के अंदर रखे। इट इज़ वेरी इजी, अगर आप उसको पुल करोगे तो आउट आ जाता है सॉकेट से। सेम एज विद द एल्बो, अगर आप बच्चे को एक हाथ से ऐसे उठा रहे हो, हाथ से पकड़ के, सो यू पॉप आउट फ्रॉम द सॉकेट, और जो प्रोसेस जो रहता है जॉइंट, सो वो बहुत कॉमन प्रैक्टिस दिखती है पीडियाट्रिक्स के अंदर बिकॉज ऑफ ऑल दिस। आई थिंक एक और बहुत बड़ा जो चीज़ आजकल चल रहा है वो है देयर इज़ अ ह्यूज डिबेट बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला मिल्क, या फिर आजकल एक्सप्रेस मिल्क भी है, कुछ बहुत सारी ऐसे अलग अलग ऑप्शन ये सब चीज़ें कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो competition with breast milk there is no competition of breast milk with anyone. Breast milk, exclusive breast milk is the best and thing for the kid what you can give. ब्रेस्ट फीड ही देना होता है। फार्मूला फीड सिर्फ उसी कंडीशंस में दिया जाता है जब या तो मदर को कोई मेडिकल कंडीशन हो जिसके अंदर वो ऐसी कोई मेडिकेशन ले रही है जो वाया ब्रेस्ट मिल्क या ऐसी कोई चीज़ में सिक्रीशंस के थ्रू बच्चे तक आ सकती है जो बच्चे को हार्म करे, पहली चीज़, या मदर को कोई एनाटॉमिकली प्रॉब्लम है जिसमें मदर नहीं फीड करा पा रही, या मदर बिकॉज ऑफ XYZ ऑफ द रीजंस इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब नॉट अवेलेबल इन द टर्म्स कि शी इज़ गॉन फॉर वर्क और XYZ, वो उस कंडीशन में नहीं कि भाई शी इज़ नो मोर और शी हैज़ टू गो फॉर समवेयर जहाँ पे शी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस या कंडीशंस में ही आपको देना चाहिए, नहीं तो ब्रेस्ट मिल्क इज़ बेस्ट फॉर द किड, ये रहता है। ये उसके बाद अभी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गई है उसके अंदर ये रहता है कि मदर्स अलॉन्ग विद द वर्क आर नॉट अवेलेबल 24/7 फॉर द किड। सो उस केसेस में जब बहुत अटमोस्ट ज़रूरी है तो आप एक्सप्रेस करके रख सकते हैं मदर्स मिल्क, मदर्स ब्रेस्ट फीड जो है आप उसको निकाल के स्टोर कर सकते हैं हाइजीनिक कंडीशंस में। वो आप विथ स्पून, कटोरी चम्मच या उसके पैलेडाई जो रहती है उसके थ्रू आप बच्चे को उससे फीड कर सकते हैं, बट वो भी ओनली व्हेन इट इज़ वेरी मच नीडेड, जब मदर अवेलेबल नहीं है तब। एंड फार्मूला फीड तो एज अ पीडियाट्रिशियन हम वी डोंट रिकमेंड फार्मूला फीड कि फार्मूला देना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा रहता है। देन कम्स बॉटल फीडिंग, एंड बॉटल फीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन्स फॉर डायरिया इन चिल्ड्रन। ओके, यस, उसका जो निप्पल रहता है वो मोस्ट कॉमन ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो विच कॉजेस डायरिया। So we shouldn't be doing bottle feeding. Bottle feeding is generally not recommended from the pediatricians. और अगर करना ही पड़े, मजबूरी है, अगर मजबूरी है then you'll have to take all the precautions, hygiene precautions, sterilization precautions for bottle feeding, which is like कि हर बार बॉटल को उबालना पड़ेगा, मतलब बॉटल को, कैप को, निप्पल को पूरा उबालें हर बार। उसके बाद जो उसमें दूध भरा है उसको दोबारा यूज़ नहीं करना कि पता लगा अपन ने आधा पिया आधा छोड़ दिया। बॉटल की निप्पल हर 15 दिन में नई लगानी पड़ेगी, बॉटल हर महीने में नई बॉटल यूज़ करनी पड़ेगी। बॉटल्स में अगर कहीं पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, कहीं पे वॉश करते टाइम पे उसके हल्के हल्के अगर घिस दिया अपन ने तो जो माइक्रो पार्टिकल्स रहते हैं प्लास्टिक्स के, वो अगर वो उसके आने के चांसेस, तो वो उसमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तब आप बॉटल फीडिंग यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ग्लास या स्टील बॉटल्स। हाँ, अगर अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन कम, जब पेरेंट्स को बोलते हैं तो उसके अंदर क्या है, जो निप्पल है आपकी वो तो अगेन मोस्ट कॉमन ब्रीडिंग ग्राउंड है ही। अब आप चाहे नीचे चाहे चांदी की बॉटल लें, चाहे कांच की लें, चाहे स्टील की लें, सही बात, तो वो तो वैसे ही रहा। और उसके बाद अगेन मिल्क इज़ अ वेरी गुड कल्चर फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो। अगर आप उसमें अब कितना भी कर लें उसको आप वॉश नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू स्टेराइल द बॉटल, उसको बॉईल करें, तब तक आप वो क्लीन नहीं कर सकते। तो ज़रा भी अगर रह जाएगा इट इज़ गोइंग टू हार्म द किड, ये रहता है। एक और जो चीज़ आती है, जैसे कई बार लैचिंग का बहुत इश्यूज आते हैं, मदर्स को कोशिश करते हैं लेकिन ब्रेस्ट फीड करा नहीं पा रहे हैं, दे वांट टू डू इट इंटेंशनली बट दे कांट डू इट, समटाइम इट हर्ट्स, इट पेन्स, तो मतलब एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉट ऑफ मदर्स आर ऑप्टिंग आउट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अभी इसके अंदर यह रहता है
कि व्हेन द मदर डिलीवर्स द चाइल्ड, उस टाइम पे उनकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसको एक बार उनकी ब्रेस्ट एग्जामिन करनी चाहिए, जस्ट टू सी कि वहाँ कोई रिट्रैक्ट निपल्स तो नहीं है। कि देयर आर एट टाइम्स व्हाट वी हैव फाउंड कि जो निपल्स रहते हैं मदर के, व्हेन वी दे कम इन द ओपीडी विद द क्वेरी कि सर हम फीड नहीं करा पा रहे हैं या फीड नहीं आ रहा है, तो वी आस्क देम कि भाई निपल्स सही हैं कि नहीं है। तो बहुत पेशेंट्स के अंदर ऐसा रहता है कि उनके निपल्स रिट्रैक्टेड रहते हैं, एंड दे आर वेरी शाय और स्केयर्ड टू डिस्कस दिस विद द डॉक्टर और इन द फैमिली। सो पहले तो वो देखना चाहिए कि अगर उसमें है कि नहीं है। सेकेंडली उनको काउंसिल करना चाहिए एंड मेक देम कंफर्टेबल कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क, है ना। अगर व्हेन दे गो वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन तो उनका फीड का मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम होता है। एंड देन विद द प्राइमरी मदर्स, जो फर्स्ट टाइम पेरेंट बनी है मदर, उस केस के अंदर उनको प्रॉपर लैचिंग की टेक्निक सिखानी पड़ती है कि जिसके अंदर बच्चे को पकड़ना कैसे है। द किड हैज़ टू बी होल्डेड ऑन अ 45 डिग्री एंगल एटलीस्ट, मतलब नॉट एग्जैक्टली आप मैथ्स के हिसाब से चल रहे हैं, बट हाँ कि भाई बच्चा थोड़ा अपराइट पोजीशन में हो, उसकी चिन आपके ब्रेस्ट पे टच कर रही हो, उसकी चिन लोअर साइड ऑफ द ब्रेस्ट, जो उसका मुंह है वो एरियोला को पूरा कवर कर रहा हो, उसकी नाक ओपन हो, ऐसा। एंड बच्चा कंफर्टेबल पोजीशन में रहे तो वो आराम से गल्प करता रहेगा। देन कम्स सेकेंड थिंग इज़ कि बच्चा जनरली इवन फीड करता है तो वो भूखा जब रहता है, ज़रा उसके पेट में दूध जाता है, उसको आधार आता है एंड द किड स्लीप्स। तो पेरेंट को लगता है कि बच्चा सो गया 5 मिनट 2 मिनट की फीड के बाद, एंड दे रैप अप द किड एंड मेक देम स्लीप। फिर वो 10 मिनट के बाद उठ जाता है कि भाई भूख लग रही है। तो ऐसे स्टेट में जब बच्चा दूध पी रहा होता है और हल्का सा जब सोता है, जब मदर को समझ में आता है कि भाई वो लैच करा है मगर दूध नहीं पी रहा, तो उसके आप पीठ पे ज़रा सा आप हाथ लगा देंगे या उसको वापस जगा देंगे तो किड विल अगेन स्टार्ट टेकिंग द फीड। तो एक बारी में 15 से 20 मिनट तक अगर एक एक्टिव सकिंग या बच्चे ने करी है तो उसके लिए वो सफिशिएंट रहता है कि वो 1.5 से 2 घंटे तक आराम से उस फीड पे रह सकता है। उसके अंदर वो वैसा कर सकते हैं। उसके बाद आप अच्छे से दूध पिलाएं, दूध पिलाने के बाद कंधे पे लेके उसको डकार दिलाएं। डकार दिलाने के बाद आप उसको आराम से 2 घंटे तक सोने दे सकते हैं, और उस 2 घंटे में ड्यूरिंग दैट टाइम मदर भी रेस्ट ले सकती है। सो हाँ, एंड दूसरी चीज़ जस्ट एक फॉर मदर्स टू ईजिली रिकग्नाइज कि भाई सही फीडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि ड्यूरिंग द फीडिंग मदर को अगर कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम फॉल्ट इन द फीडिंग टेक्निक, बिकॉज इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। तो उसके अंदर इतना कोई परेशानी मदर को नहीं होनी चाहिए, इतना डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा होता है देन देयर इज सम फॉल्ट ड्यूरिंग इन द टेक्निक ऑफ फीडिंग। तो एक सबसे कॉमन चीज़ रहती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे भी तो आप अपने गायनेक के पास जा सकते हैं, वो आपको एक काउंसिल करेंगी, आपको टेक्निक सिखा सकते हैं, आप इजीली उनसे पूछ सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर। मगर अब उसके अंदर पर आप ये ना करें कि अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप इमीडिएटली फार्मूला पे स्विच ना करें, ये ना करें। तो उसके लिए आप जाएं, अपने गायनेक से डिस्कस करें, उनसे पूछें, उनसे टेक्निक सीखें, वो आपको बताएंगे। इट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग द ब्रेस्ट फीड। देयर इज़ वन क्वेश्चन जो कल्चरली बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, वो है कि मदर्स का खाना बच्चे को बहुत असर डालता है। उसके अंदर इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग, बट अगेन इफ़ यू गो बाय द टेक्स्ट बुक, मदर एक नॉर्मल हेल्दी डाइट ले रही है तो उससे बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो कोई अब्यूजिव चीज़ें या एडिक्टिव चीज़ें या सम काइंड ऑफ एन लाइक अल्कोहल या सम काइंड ऑफ एन एडिक्टिव ड्रग्स ले रहे हैं तो विच इम्पैक्ट्स। अदरवाइज अगर आप सोचें कि अगर मदर ने छोले खाए हैं या मदर ने राजमा खाई है, वो कहते हैं ना बादी खाना, हाँ, कि उसकी बादी की चीज़ें खा ली तो उससे बच्चे को गैस हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट इज़ क्योंकि मदर की फीड से, मदर से सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि जो मदर ने खाया वो उसके साथ फीड में मिक्स होके जा रहा है। मदर से तो मिल्क ही बन के जा रहा है। हाँ, उस कंडीशन में क्या होता है, द मदर गेट्स कॉन्स्टिपेशन या मदर गेट एसिडिटी या उसके अंदर डिस्कम्फर्ट मदर को होता है, बच्चे को उससे कुछ नहीं होगा। बच्चे के लिए तो वो ही मिल्क बन रहा है, वैसा ही बन रहा है, उसी टेम्परेचर पे बन रहा है, तो वो बच्चे के लिए वैसे ही रहेगा। जनरली ये जो क्वेरीज आती हैं पेरेंट्स के अंदर, ये आती है ड्यूरिंग 3 months to 2.5 months की एज पे। वो तब आती है जब बच्चों के अंदर एक फेज़ आता है जिसके अंदर बच्चा बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फीड करते करते वो छोड़ देता है, सडनली वो फीड करते करते छोड़ देगा, या फीड छोड़ के अपना अंगूठा सक करना स्टार्ट कर देगा, या
वो इधर उधर देखना स्टार्ट कर देगा, तो वो कंटिन्यू, तो उस टाइम पे मदर को लगता है यार इधर या मेरा मिल्क कम आ रहा है, या आई एम नॉट एबल टू फीड, या मैंने कल कुछ खाया था या ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो मदर स्टार्ट्स ब्लेमिंग हर सेल्फ फॉर एवरीथिंग, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, यस। और ऐसा बच्चा मतलब क्या, इज इट अ नॉर्मल थिंग? इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। इस फेज के अंदर जनरली अराउंड 3 months ऑफ एज ऐसा होता है बच्चों के अंदर। सो वो इट्स अ नॉर्मल थिंग, बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ पीडियाट्रिशियन आपके पास बहुत सारे मतलब आप क्या नोटिस करते हो कि किस तरह से जो कॉमन इश्यूज या कॉमन इलनेसेस बच्चों में देखने मिलती है आपकी प्रैक्टिस में, जो आपने नोटिस किया हो यहाँ पर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो रहता है जो सीजनल चेंज इन्फेक्शंस आ रहे हैं। तो आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंशियस होने लगे हैं। बच्चा अगर एक बार या 2 बार भी छींक देता है या थोड़ा सा कॉफ कर देता है, देन दे आर लाइक इसको सर्दी खांसी हो गई, डॉक्टर के पास लेके जाएं। देयर आर एट टाइम्स ये छोटी मोटी चीज़ें, सीजनल चेंज हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा बहुत टेम्परेचर आया बच्चे को, तो वो उसके लिए आपको वो कुछ उसके लिए वरी नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। बच्चे की जो बॉडी है उसके अगेंस्ट वो अपने आप फाइट करती है, एंड इन स्पैन ऑफ 2 to 3 days वो अपने आप सही हो जाता है। हाँ, थोड़ा अगर ज़्यादा होता है या बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है तो जाना चाहिए बच्चों पेरेंट्स को लेके। अगर फीवर 100 के ऊपर आ रहा है तो दे शुड कंसल्ट द डॉक्टर। 100 के नीचे आता है तो पैरासीटामॉल या मेडिकेशन दे के उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। मतलब वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेट द बॉडी फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, वैसा रहता है। उसके बाद आजकल बहुत कॉमन सी चीज़ है बच्चों के अंदर, थोड़े से बड़े बच्चों के अंदर, कि पेट में दर्द होना है। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट इसमें पेट के अंदर दर्द हो रहा है, एंड बार बार बच्चा हर फीड के बाद मोशन करने जा रहा है। दिस इज़ लाइक 3 years 4 years 5 6 years तक एज के अंदर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सो वो सब चीज़ें डाइटरी हैबिट्स की वजह से हैं, तो वो रहता है। एंड साइमल्टेनियसली इफ यू गो फॉर द नियोनेट्स, जो छोटे बच्चे हैं जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है, सो व्हाट वी से इज कि 7 to 8 times 10 times तक भी अगर बच्चा दिन में पॉटी कर रहा है, या हर फीड के बाद थोड़ी सी पॉटी करता है, चिरक देता है जिसको कहते हैं, दानेदार छोटा सा वॉल्यूम के अंदर, तो वो नॉर्मल चीज़ है। अब उसकी गट इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो अभी प्रॉपर स्टूल फॉर्मेशन करे। ये जनरली पोस्ट 9 months स्टार्ट होती है, तब तक कुछ बच्चे दिन में 8-10 times 12 times तक पूप करते हैं। कभी कभी वो 4-5 days तक पूप नहीं करते, दिन में एक आध बार वॉमिट कर देते हैं, या कभी जब बर्प करा रहे हैं बच्चों को तो उसमें वॉमिट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं बच्चों के लिए, तो वो इट नथिंग कंसर्निंग। एक और चीज़, एज ए पीडियाट्रिशियन व्हाट यू हैव टू से कि बच्चों को नज़र लग जाती है, उसका क्या इलाज है? अब नज़र वो ये रहती है कि बच्चे वैसे बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, व्हेन दे आर न्यूली बॉर्न, ऐसा रहता है। जब आप उनको फर्स्ट टाइम कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, या सब बहुत सारे लोग जब उनसे मिल रहे होते हैं, तो हर आदमी एक छोटा सा इन्फेक्शन, मतलब थोड़े बहुत इन्फेक्शन अपने अंदर कैरी कर रहा होता है। अभी वो बच्चा इतना एक्सपोज नहीं है चीज़ों से, तो ज़रा वो एक्सपोजर में आता है तो बच्चा बीमार हो जाता है। एंड द मोस्ट, जैसे ही बच्चा बीमार हुआ उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देती है, सो बच्चे को फीवर आ जाता है, एंड फीवर इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। सो अपन को लगता है कि बच्चा बीमार हो गया, उसको बुखार आने लगा, तो नज़र लग गई है। अब आसपास में इतने किसी न किसी को कफ कोल्ड हो रहा है, सीजनल चेंजेस आ रहे हैं, अब इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, तो बच्चा थोड़ा सा हो जाता है। तो अपन को लगता है कि भाई नज़र लग गई किसी की। तो और इसके लिए जो लोग नज़र उतारने के लिए दुनिया भर की चीज़ें करते हैं, कोई लहसुन बांध दे रहा है बच्चे को। अगेन अब ये इससे दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि लहसुन बांध देता है, ये करते हैं। ये जो भी आप कभी भी नोटिस करेंगे, ये सब बहुत पंजेंट या स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ों से करते हैं। हाँ, ठीक है, तो इससे ऐसा लगता है कि कुछ हो गया, बट अगर आप ये बच्चों पे बांधते हैं हाथ पे या गले में ऐसे प्रोटेक्टिव, तो आप ये समझें कि ये इस हर चीज़ के अंदर एक केमिकल बेस है और पंजेंट या स्ट्रिंजेंट चीज़ है उसके अंदर। ठीक है, सो विच कैन इवन रादर देन प्रोटेक्टिंग विच कैन हार्म योर चाइल्ड। अगर कहीं बॉडी से कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ टच हो रही है कंटिन्यूस बेसिस पे, तो इट कैन कॉज अ बर्न, इरिटेशन, एलर्जिक रिएक्शन। वो बच्चे को प्रोटेक्टिव की जगह ज़्यादा हार्म करेगी। फिर कुछ लोग वो लाल मिर्च जला के उसको आसपास करते हैं, वो धुआं देगा। अगेन वो बच्चे के अंदर अगर वो पंजेंट धुआं या कुछ जाएगा, तो रादर देन प्रोटेक्टिव द चाइल्ड, वो और उसको हार्म कर रहे हैं अपन। तो ऐसी चीज़ें ठीक है, नहीं करनी चाहिए बच्चों के लिए। लेट देम डू इट, मतलब वो बच्चे अपने आप सही रहेंगे। एक बहुत मेजर कंसर्न होता है इंडियन पेरेंट्स का, तो बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ है कि भाई हमारा बच्चा जो है ना ढंग से ग्रो नहीं कर रहा, डेवलप नहीं हो रहा।
तो क्या मतलब लाइक कैसे कैसे आपके पास किस तरह के लोग आते हैं, क्या क्या बातें करते हैं? अच्छा, इसके अंदर द फर्स्ट मोस्ट कॉमन चीज़ होती है कि जो बच्चा जब फर्स्ट ईयर में होता है तो उसका वेट गेन बहुत रैपिड होता है, ठीक है। एंड बाय द एज ऑफ 1 ईयर अ हेल्दी चाइल्ड, इंडियन चाइल्ड, ग्रोज टू एन वेट ऑफ 7 to 10 kgs। तो बहुत रैपिड ग्रोथ होती है फर्स्ट ईयर में, ठीक। तो पेरेंट्स को लगता है कि हाँ बच्चे का वजन बढ़ गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब सेकेंड एंड थर्ड ईयर में देयर इज अ ग्रोथ ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2 kgs, 2 to 2.5 kgs जाता है, एनुअल ग्रोथ। तो पेरेंट्स को लगता है पहले साल में तो बच्चा 10 किलो का हो गया, अब सिर्फ 2 किलो ही वजन बढ़ा है। और दूसरा क्या होता है, इस फेज़ में बच्चा, अभी तक बच्चा क्या था, एक स्टेशनरी पोजीशन में रहता था कि भाई लेटा हुआ है, चलना अभी सीख रहा है या क्रॉल कर रहा है, तो उसकी बॉडी इतने एफर्ट्स नहीं मारती थी और वो विद ग्रेविटी रहता था। अब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी आया है, वो चल रहा है, खड़ा हो रहा है, दौड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसकी मसल बिल्टअप हो रही है, तो वो जो कंज्यूम कर रहा है वो सब उसमें खपा देता है, तो वेट गेन कभी नहीं होगा। तो आपको अगर ग्रोथ देखनी है बच्चे की, तो आप ये देखिए कि बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, बच्चे की हाइट कैसी जा रही है, लंबा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और बच्चा अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है नहीं कर रहा। एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट होके नहीं देखने होते, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। तो किसी के प्लस माइनस थोड़े बहुत चलेंगे, भाई मेरा बच्चा 9 में कंप्लीट हुआ, आपका 10 में खड़ा हो गया, मेरा 1 साल तक चला ही नहीं। ये एक तो कंपेयर करना बंद करें, पहली चीज़। दूसरा, बच्चा अपने आप करेगा वो। और कई बार ये मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूँ, एज अ फादर, मैं एक बार अपनी बड़ी बच्ची को लेके गया पीडियाट्रिशियन के पास में। इट वाज सम अदर इश्यूज, और उन्होंने कहा कि हमें इसको अंडरवेट के लिए एग्जामिन करना है। एंड देयर वाज अ बिग ह्यूज पेपर जिस पे उन्होंने डायग्नोस्टिक्स का वो पेपर था, कम से कम 10 जगह उन्होंने टिक किया दैट वी नीड टू, एज इफ लाइक देयर इज सम बिगर इशू गोइंग ऑन इन द बॉडी और हमें उसको एग्जामिन करना है। ओके। तो कई बार ये डाउट ना इस तरीके से चीज़ें हैं और बड़े वो चीज़ों से मतलब इसके अंदर, अच्छा, मोस्ट कॉमन थिंग व्हाट एवरीबडी कैन डू, अगर आपको ऐसा लगता है, अपने बच्चे की हाइट, 1 साल से नीचे बच्चा हो तो उसकी लेंथ, एंड देयर इज WHO ग्रोथ चार्ट्स आते हैं, आप उसके अंदर उसकी विद एज हाइट एंड विद एज वेट प्लॉट करें, और अगर वो 50th सेंटाइल से ऊपर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे, सी देयर इज अ ग्राफ, उसके अंदर नीचे एज लिखी है कि बाय दिस इज 6 months, 7 months, 8 months, 10 months, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव या वेट का चार्ट है, एंड देयर इज, देन यू प्लॉट अ ग्राफ। ओके, देन यू प्लॉट अ ग्राफ, और उसके अंदर सेंटाइल्स मेंशन रहते हैं, ठीक, कि लेस देन 2 सेंटाइल, लेस देन 3 सेंटाइल, 10 सेंटाइल, 50th सेंटाइल, 90th सेंटाइल. So if your child falls between 50th सेंटाइल एंड 90th सेंटाइल, then it's a normal phase. 50th to 10th के बीच में रहता है तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, you need to improve a little bit. Okay. ठीक है. The thing where you have to worry is when it's less than 3 standard deviations. जो standard deviations के marks रहते हैं उसके अंदर, अगर इसे बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बताएं जैसे किसी को कि क्या है, आप अपना एक ग्राफ प्लॉट करें, उसके अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, WHO ग्रोथ चार्ट्स हैं, आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं इंटरनेट पे या कहीं पे भी, आप उस पर प्लॉट कर सकते हैं, या आपका जो भी पीडियाट्रिशियन है, या इवन अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में अगर करवा रहे हैं तो जो बुकलेट मिलती है वैक्सीनेशन की, उसके अंदर वो ग्रोथ चार्ट्स प्रिंटेड रहते हैं. ओके. उसमें हर विजिट पे आपका जो पीडियाट्रिशियन है उस पर प्लॉट करता है कि कितना वेट है, या जो वैक्सीनेशन कार्ड जब भी वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तब वो बच्चा, तब आपका पीडियाट्रिशियन उस पर वेट मेंशन करता है या लेंथ मेंशन करता है, तो वो प्लॉट करता है. उसके अंदर कलर कोडेड सिस्टम भी रहता है कि नीचे रेड, फिर येलो एंड देन ग्रीन. तो अगर आप रेड जोन में फॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज द डेफिसिट. येलो में रह रहा है तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, ग्रीन में है तो यू आर गोइंग अप टू द मार्क. सो वो रहता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. बाकी दूसरी चीज़ कंसर्निंग जो रहती है पेरेंट्स की, अबाउट द हाइट ऑफ द पेरेंट्स, तो वो लोग द किड्स, अब उसके अंदर ये समझना पड़ता है कि भाई हर बच्चा 6 फुट का नहीं हो सकता. ठीक है. सो जस्ट टू गेट एन एवरेज हाइट आपको ये देखना पड़ेगा जो दोनों पेरेंट्स हैं उनकी एक एवरेज हाइट निकालें, तो उस हाइट का एवरेज, उस एवरेज हाइट पे बच्चा आ जाएगा. मगर आप सोचें कि भाई पेरेंट्स की हाइट 5 फुट 1, 5 फुट 2 इंच है, एंड 5 फुट पेरेंट्स मतलब मदर फादर ऐसे चल रहे हैं, तो उनका बच्चा 6 फुट हो सकता है. बट मोस्ट कॉमनली जो जेनेटिक्स कहता है कि ऑन एन एवरेज उनकी 5 फुट 1, 2 इंच के आसपास आ जाएगी बच्चे की हाइट. उसको अगर कोई
बीमारी या ऐसी कोई चीज़ नहीं हो। जैसे कई बार ग्रोथ के डेवलपमेंटल हार्मोन्स या एक्सेप्ट ऑफ द कुछ डिफिसिट ना हो, ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी या थायराइड की डिफिशियंसी या थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो, अगर ऐसी कोई चीज़ रहती है तब उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती, तब थोड़ा लैग करता है। बट वो आप रेगुलर व्हेन यू प्लॉट इट ऑन द ग्राफ या जो रेगुलर फॉलोअप्स पे जाते हैं तो समझ में आता है एक पैटर्न कि वो किस साइड में फॉल कर रहा है। ओके, देन यू कैन अकॉर्डिंगली एक्ट कि भाई अगर कंटिन्यूसली वो एक वरीसम कंडीशन में उसमें प्लॉट पे आ रहा है, देन यू नीड टू इंटरवीन। ठीक, तब ऐसा रहता है। since you mentioned vaccines, Yes. I have a very interesting topic to talk about. The one is, what is this debate around painless or painful vaccines? Okay. So first of all we'll have to understand कि पेनलेस एंड पेनफुल से मतलब नहीं है कि बच्चे को दर्द नहीं होगा। बच्चे को अगर वैक्सीन लग रहा है और सुई लग रही है, निडल अगर जा रही है तो पेन तो होगा ही होगा। ठीक है। दूसरा अब चीज़ आती है कि पेनलेस एंड पेनफुल का फंडा ये रहता है कि जब आप वैक्सीन लगाते हो तो देयर इज़ अ स्पेसिफिक वैक्सीन कॉल्ड DPT वैक्सीन। ठीक है। उसके अंदर there are two type of vaccines which are available, that is acellular component one and cellular component one. So this is the only vaccine जो painless and painful होता है। तो आप कह रहे हो सिर्फ एक वैक्सीन होती है जो पेनलेस और पेनफुल होती है? Exactly. क्या बोल रहे हैं यार, लोग 20,000 रुपये ले रहे हैं भाई साहब वैक्सीन करने के। बाकी जो वैक्सीन रहते हैं वो सब नॉर्मल वैक्सीन रहते हैं। ठीक है। उसके अंदर ये रहता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है इसके अंदर वो रहता है कि इन वैक्सीन की कोल्ड चेन मेंटेन रहे। अच्छा। क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर लाइव वैक्सीन रहते हैं, वो स्टोरेज के दौरान और ट्रांसपोर्टेशन एंड एट द टाइम ऑफ लगाने के भी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बट पेनलेस पेनफुल एक ही वैक्सीन होता है, दैट इज़ DPT वैक्सीन। उसके अंदर एसेलुलर कंपोनेंट और सेलुलर कंपोनेंट जो रहता है विच मेक्स द डिफरेंस आउट ऑफ इट। ठीक है। मतलब कितना इमोशनली कई बार ये आइडिया सेल किया जाता है पेरेंट्स को। सो वो नहीं, सी इट हैज़, अब उसके अंदर क्या रहता है भाई, जो सेलुलर कंपोनेंट वाले रहते हैं उसके अंदर बच्चा थोड़ा डिस्कम्फर्ट में रहता है फॉर 3 days, एटलीस्ट फॉर 3 days रहता है, जिसके अंदर उसको एक बड़ी सी गठान बन जाती है पाँव के अंदर, वो पेनफुल रहता है, उसकी सिकाई करनी पड़ती है, फीवर आता है, वो सब चीज़ें रहती हैं। सो उस चीज़ को लेके अपन उस पर रहता है। और एक और डिबेट है, आप हो सकता है क्योंकि बिकॉज यू माइट हैव आल्सो गेट दिस बहुत सारा टाइम पे कि भैया सरकारी वैक्सीनेशन और बाहर से आप वैक्सीनेशन करते तो बोलते सरकारी वाला ज़्यादा बेटर होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों इक्वल, दोनों की एफिकेसी है। अगेन हियर आई विल टेल यू कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर है कि एक तो कोल्ड चेन मेंटेन रहे उस वैक्सीन की, पे वो टेम्परेचर पे रहे, एंड बाकी दोनों की एफिकेसी सेम है। ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट वाले की एफिकेसी कम है, ये प्राइवेट की बहुत ज़्यादा है, दोनों की इक्वल है। बट देयर आर फ्यू वैक्सीन्स जो गवर्नमेंट सेटअप पे नहीं लगते, वो प्राइवेट, वो ऑप्शनल वैक्सीन्स रहते हैं। वो प्राइवेट सेटअप में लगते हैं। गवर्नमेंट सेटअप के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट कर रखे हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों के लिए टू डिक्रीज द मोर्टेलिटी रेट एंड एवरीथिंग, तो वो वाले वैक्सीन्स आप चाहे गवर्नमेंट में लगवाएं चाहे प्राइवेट में लगवाएं, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। बट ये जो वैक्सीन्स रहते हैं उसके अंदर वो वही हो गया, पेनलेस एंड पेनफुल वाला हो गया कॉम्पोनेंट जो है वो। तो जो गवर्नमेंट में लगते हैं दैट दोज आर पेनफुल वैक्सीन्स, जो प्राइवेट में आपके पास ऑप्शन रहता है वो एक पेनलेस का ऑप्शन भी रहता है। तो वो डिफरेंस है। वैसे वैक्सीन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बिल्कुल, वैक्सीन देयर इज अ लॉबी दैट सेज कि वी मतलब दे आर अगेंस्ट वैक्सीन्स। करंटली देयर इज अ न्यू डिबेट विच इज गोइंग ऑन कि वैक्सीन्स नहीं लगाने चाहिए, बट नहीं होना चाहिए। एंड स्पेशली आई वुड से बीइंग इन इंडिया, अपने आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं और इतनी सारी बीमारियां हैं कि अपन जिनसे बच सकते हैं तो अपन को वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। दूसरी चीज़, वैक्सीन लगवाने से इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीमारी नहीं होगी। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको बीमारी हो सकती है। मतलब पोलियो को अपन छोड़ दें इसके अंदर, बाकी चीज़ें अपने, बट उसकी जो वायरुलेंसी है, जो उसका मतलब एक सिंपल टर्म में करें कि जो उस शरीर पर जो असर आना है वो थोड़ा कम हो जाएगा। वो इतना हो जाएगा कि बच्चा जो सपोज अगर कोई बीमारी है जो 10 दिन में 15 दिन में ठीक हो रही है, या जो बहुत ज़्यादा पीक पे जा रही है, या बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक ला जा सकती थी, उसको आपने बहुत हद तक आपने उसको कम कर दिया, कम कर दिया। इसीलिए वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। तो जितनी चीज़ों से आप अपने बच्चों को या अपने आप को बचा सकते हैं अपन वो करते हैं। बट ये आप सोचें कि 100% उससे कवरेज हो जाए या नहीं होगी, तो वो नहीं होगा कभी भी, ऐसा रहता है। थोड़ा सा बात करते हैं फूड के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में।
एक दो तीन चीज़ें आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे जंक भी बहुत खा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। हमारे घर में ट्रेडिशनली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम उनको बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन जो हम उन बच्चों को दे सकते हैं और जो न्यूट्रिशन का भी नरिशमेंट प्रॉपर हो, सारी चीज़ें हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम अपने किचन में हैं ऑलरेडी लेकिन हम बच्चों को देते नहीं हैं? जो अपने इस चीज़ में जो अपने घर के पुराने लोग जो हैं, बड़े लोग जो हैं, जो आपको बोलते हैं कि घर की जो रेगुलर खाना रहता है, दाल चावल दलिया थूली खिचड़ी, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, ये सब सबसे अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। ठीक, अब अपन जो 6 मंथ्स के पोस्ट अपन जो बात करते हैं, ये 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, 6 मंथ्स के बाद अपन वीनिंग ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। तब अपन जनरली जो पहले लोग कहते थे कि भाई दाल का पानी या मांड से स्टार्ट करें, दाल का पानी जस्ट फॉर अ डे अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनस नहीं रहता। तो आप थोड़ी सी पेस्टी सी दाल या गाढ़ी सी दाल आप बच्चे को दे सकते हैं, जो बच्चा स्वॉलो कर सके। अभी उसको चबाना नहीं आता तो वो स्वॉलो, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन धीरे 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 आप उसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली बाय 1 ईयर ऑफ एज आपको इस कंसिस्टेंसी पे आना है कि बच्चा प्लेट शेयरिंग कर ले। जो आप खाना खा रहे हैं, जिस फॉर्म में आप खाना खा रहे हैं, अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा मिर्ची का खाना या तेल मिर्च मसाले का खाना नहीं खाते, तो वो इक्वली उसी स्टाइल में उसी पोर्शन, मतलब पोर्शन एंड कंसिस्टेंसी वो वैसी खाए, कंप्लीटली सॉलिड पे आ जाए। मतलब रोटी भी उसको खानी है तो तोड़ के आप उसको दे रहे हैं, वो खा रहा है गंदी करके, वो चलेगा। एंड आप धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाएंगे। आप खाने के अंदर बच्चों को खिचड़ी दलिया थूली दाल चावल रागी फ्रूट्स को आप कद्दूकस कर सकते हैं स्टार्टिंग एजेस में, ऐसा मैश करके, या एक कुकर में सीटी लेके उसको सॉफ्टन अप कर लिया उसको, और थोड़े से लम्स आने दें, बिल्कुल प्यूरे ना बनाए बच्चे की। अच्छा, क्योंकि उससे बच्चे को गटकना आता है, वो तभी सीखेगा। अगर आप उसको प्योर पेस्टी फॉर्म देते रहेंगे ऑल थ्रू, तो वो उसको डिग्लूटेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो फिर वो बाद में थोड़ी देर के बाद उसको वॉमिट करने जैसा सेंसेशन होगा व्हेन यू विल इंट्रोड्यूस द सॉलिड फूड्स। तो कंसिस्टेंसी बढ़ाते जाएं, जितना आप उसको रेगुलर डे टू डे वाली चीज़ें आप दे सकते हैं वो करें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, तब आप पैकेज्ड या प्रोसेस्ड जो चीज़ें आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो फार्मूला फीड्स आते हैं बच्चों के या फीड्स आते हैं, वो भी तब जब आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, तब अपन यूज़ कर सकते हैं। जंक फूड खाने से क्या दिक्कत हो रही है बच्चों? जंक फूड मेजरली जो कंटेन करता है वो है हाई सॉल्ट्स एंड हाई शुगर्स। ये दोनों बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। और दूसरी चीज़, जो ये पैकेज्ड फूड उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत होते हैं, तो ये बच्चों की गट हेल्थ के लिए, बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। करंट स्टेट में जब ये आजकल बच्चों के अंदर एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स अभी छोटे छोटे बच्चों के अंदर मिलने लगा है। मतलब 7 10 साल के 8 साल के बच्चों के अंदर छाती में दर्द की कंप्लेंट के साथ पेरेंट्स आते हैं कि बच्चों की छाती में दर्द हो रहा है। दैट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ द एपिगैस्ट्रिक पेन, जो गैस का दर्द जिसको बड़े लोग बोलते हैं, वैसा था। वो कंप्लेंट्स के साथ आजकल बहुत बच्चे आते हैं। एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द जंक फूड और ईटिंग हैबिट्स, लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स। आप प्रॉपरली और खेल नहीं रहे, सेडेंटरी लाइफ है, घर पे बैठे रहते हैं, तो वो सब चीज़ों को लेके आजकल ये बहुत कॉमन होने लगी है बच्चों के अंदर। तो प्रोसेस फूड इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द किड्स। वंस इन अ वाइल आप कुछ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं, विच इज़ ओके। इन मॉडरेट वॉल्यूम्स आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। यहाँ भाई बिजी हैं, अपन ने बच्चों के लिए कुछ मंगा दिया, विद इन वी आर कंटिन्यूइंग विद द वर्क, बच्चे प्रोसेस्ड या चीज़ें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, भाई अपन बिजी हैं, अपन ने बच्चों के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया या बर्गर ऑर्डर कर दिया, वॉट एवर यू ऑर्डर, भाई कोक आ गई, तो दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल फॉर देम। वंस इन अ वाइल अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपने थोड़ा बहुत कर लिया, मॉडरेशन में। ऑल्सो आई वुड से कि भाई इंडियन स्नैक्स जो हैं दे शुड बी मोर प्रिफर्ड, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन उसके अंदर जो मसाले आ रहे हैं, जो कंपोनेंट्स जो जिससे बना है, वो थोड़ा सा बेटर है, ऐसा लगता है। भाई मठरी हो गई या ऐसी सब चीज़ें हो गई, तो उसके अंदर चीज़ें रहती हैं अपने। मठरी मेथी की मठरी होती है, सादा मठरी होती है, वो घी के अंदर फ्राइड है, कभी कभी पकोड़े हो गए तो उसके अंदर वेजिटेबल्स आ रहे हैं, फ्रिटर्स जो आ गए उसके अंदर, तो वो हो गई। वो सब चीज़ें बेटर हैं रादर देन दी प्रोसेस्ड एग्जैक्ट, मतलब जो पूरा पैकेज्ड फूड है या प्रिजर्व्ड फूड है, 6 महीने पहले से पैकेज हुआ और आपको अब खराब। बिल्कुल। मैंने अभी रिसेंटली कहीं तो पढ़ा उसको, और वो दैट आर्टिकल से कि जंक फूड खाने से देयर आर सम नर्वस सिस्टम में कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों के, इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ रहा है। और
वही अब बच्चा अगर हाई ऑन शुगर रहता है या शुगर का बहुत ज़्यादा इंटेक रहता है या सॉल्ट्स का इंटेक रहता है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल के अंदर हाई ऑन शुगर तो हाइपर एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के अंदर, ये सब जो चीज़ें रहती हैं उससे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स भी आते हैं एंड देन आपके बॉडी की जो बैलेंसिंग है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होने लग जाती है उसको लेके। ओके, यस, तो उसके अंदर मतलब इट्स बेटर टू अवॉइड जंक फूड। यस, इट्स बेटर टू अवॉइड जंक फूड। एक और चीज़ है, इंडियन पेरेंट्स समटाइम्स स्ट्रगल विद द मेंटल हेल्थ ऑफ देयर किड्स। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि यार बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ है। एक तो कई बार क्या है कि हम जो कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं, हम सेल्फ डायग्नोज करने लग जाते हैं, हम लेबल करने लग जाते हैं बच्चे को कि यार हमारा बच्चा अगर बहुत ज़्यादा क्राइम की हो रहा है, बात नहीं मान रहा है, अपने में गुनमुतुन है, तो हमने फिर भी उसको कोई तो लेबल दे दिया। तो आप कैसे मतलब हेल्प कर सकते, क्या क्या ऐसे अर्ली साइन है जिनसे हमारे लिए वो एक समझ में आ जाए कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है? अभी करंट स्टेट के अंदर क्या है, आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, आजकल बच्चे अकेले बहुत रहते हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे या टाउनशिप्स में, मतलब आसपास में शाम को खेलते थे, एक्टिविटीज करते। आजकल बच्चे दे आर मोर ग्लूड टू द स्क्रीन्स और अपना अलूफ टाइम। तो उसके अंदर बच्चे को क्या हो गया, अगर वो स्क्रीन पे ज़्यादा देर है तो इट्स अ वन वे ट्रैफिक। पहले अगर वो दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो वो दे यूज्ड टू हैव एन इंटरेक्शन, पेरेंट्स के साथ बैठते थे या बुक पढ़ते थे या दादा दादी उनको स्टोरी सुनाते थे, तो वो टू वे इंटरेक्शन होता था। वो बच्चे कुछ क्वेरी पूछते थे, वो कुछ बताते थे या कुछ पढ़ते थे। तो वो आजकल इट्स अ वन वे, बच्चा देख रहा है, वो क्या बोल रहा है वो उसे सुन रहा है, उसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा। तो वो उससे इतना ग्लूड अप है कि वो उसी को देख रहा है और वो उसी को परसीव कर रहा है, वो उसी को परसीव कर रहा है। उसके लाइफ में आसपास क्या हो रहा है वो उसको परसीव ही नहीं कर रहा। करेक्ट। तो उसको वो सब चीज़ें इरिटेट कर रही हैं, वो उसको स्क्रीन कंफर्ट जोन दे रही है। जो पहले आपकी दादा दादी, नाना नानी, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, जो वो कंफर्ट पहले वो दे रहे थे, वो अब वो स्क्रीन दे रही है उसको, क्योंकि वो उससे कुछ मांग नहीं रही, वो उससे कुछ डिमांड नहीं कर रही, वो उसको कुछ कह नहीं रही, वो उसको प्लेजर दे रही है। और बल्कि वन टच पे सब कुछ जो चाह रहा है वो हो रहा है। तो वो उसके लिए मोस्ट कंफर्टिंग चीज़, उसके कंट्रोल में वो चीज़ है, तो वो उस पर टिका हुआ है। दूसरी चीज़, इस वजह से आजकल बच्चों के अंदर और वो अटेंशन डेफिसिट हो जाता है, इसको ADHD बोलते हैं। करेक्ट। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम या डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो वो ये चीज़ होती है। तो उसके अंदर क्या हो गया, आपने बच्चे का फोकस जो है वो हर एक सेकंड में चेंज होता है, क्योंकि अभी वो कुछ देख रहा है फिर उसने चेंज करा। और यही हुआ जैसे ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से। Yes. जैसे मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देख रहा हूँ जो बच्चे को रील्स देखने तो उसके अंदर वो एक चीज़ को फोकस ही नहीं कर रहा, तो उसका जो फोकस का जो पैरामीटर है वो बहुत शॉर्ट टर्म हो गया है। आजकल बुक्स नहीं पढ़ रहे बच्चे, बिल्कुल। बुक्स पढ़ने में पेशेंस चाहिए होती है, पेशेंस बच्चों के अंदर खत्म होता जा रहा है। दे नीड एवरीथिंग ऑन अ स्वैप, अभी चाहिए, करेक्ट। ये नहीं चाहिए तो ये चाहिए, ये नहीं तो वो चाहिए, तो दे नीड दैट। बुक के अंदर हुआ या ड्राइंग करने में चाहिए, दे नीड टू हैव पेशेंस। पे आज आउटलाइन ही बनी है, पहले आउटलाइन बनेगी, या बुक के अंदर आज 10 पन्ने ही पढ़े हैं, क्या क्लाइमेक्स था पता ही नहीं है, तो आप अगले दिन पढ़ रहे हो, या 15 पन्ने आज आपने पढ़े, तो वो पेशेंट, कंटेनमेंट, वो सब आजकल बच्चों में नहीं आ रही। बच्चे को हर चीज़, तो वो हाइपर एक्टिव हो रहा है, उसको हर चीज़ का डिसीजन कंक्लूजन चाहिए, वो सब चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। दूसरा फिर ये होता है, ये तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब देयर आर एट टाइम्स कि बच्चे ये सब कर रहे हैं तो सिक्लूड हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू, और स्क्रीन पे ग्लूड अप रहते हैं। उसके साथ दूसरी चीज़ जो बहुत मोस्ट कॉमन आजकल मिल रही है, दैट इज़ ऑटिज़म। तो ऑटिज़म ऑल टुगेदर इज अ वेरी बिग थिंग, बट जो पेरेंट्स के लिए जो छोटी सी चीज़ है जिसमें बच्चे को देख सकते हैं या सस्पेक्ट कर सकते हैं, वो ये है कि बच्चा अकेला बहुत रहता है, आई कांटेक्ट नहीं करता स्ट्रेंजर से, बिल्कुल जैसे कोई स्ट्रेंजर आया वो अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। तीसरी चीज़, वो हर चीज़ एक सीक्वेंस में रख रहा है, आप उसको डिस्टर्ब कर दोगे इसका सीक्वेंस को तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। वो डिलेड स्पीच के साथ आ रहा है बच्चा, वो और लोगों पे और बच्चों को अपनी एज ग्रुप के खेलने में भी मार रहा है, बाल खींच रहा है उनके। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप डायग्नोस कर सकते हो कि कुछ मेंटल या कुछ ऐसे बच्चे के साथ है तकलीफ जिसके लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन के साथ डिस्कस कर सकते हो। यू शुडंट लेबल हिम और हर, बट ये कुछ एक वार्निंग साइंस आप देख सकते हो, ये बच्चा और बच्चों के साथ घुल मिल नहीं रहा है या बहुत जल्दी डर जाता है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ें रहती हैं तो आप अपने पीडियाट्रिशियन के साथ बैठ के उसको डिस्कस कर सकते हो। फिर उनके कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं जिसके थ्रू वो उसके डायग्नोसिस बनाते हैं, करते हैं। अगर उसके अंदर ऐसा कुछ निकलता है तो फिर वो बिहेवियरल थेरेपीज़ रहती हैं,
वो पेरेंट्स के एंड से आपको क्या करना होता है वो बताते हैं, बच्चों के एंड से उसको क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी सिखानी है, वो सब वैसे करते हैं। तो वो सब चीज़ें अकॉर्डिंगली उस पे चलती है। बट अर्ली डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट है अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें, उनसे बात करें। खुद से डायग्नोसिस ना करें, गूगल ना करें। गूगल आप थोड़ा एक रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, बट उस पर 100% रिलाय ना करें। आप डिस्कस करें, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए गूगल की हेल्प ले सकते हैं। करेक्ट। बट डायग्नोसिस के लिए या कंक्लूजन लाने के लिए ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन होते हैं। आसपास के सराउंडिंग चीज़ें रहती हैं, उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत सारी पैरामीटर्स को कंसिडर करके फिर आप उसको डायग्नोसिस करते हो, फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हो, वैसे मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मतलब वो वही है, इट इज़ नॉट लाइक अ सिंपल स्टेटमेंट कि आपने ऐसा कर दिया। तो स्क्रीन टाइम में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा हो रही है कि हाउ मच इज़ टू मच। स्क्रीन टाइम वैसे तो जनरली बच्चे को आप जो मोस्ट कॉमन आता है कि भाई खाना खाते टाइम पे आजकल बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत हो रहा है, बहुत आ रहा है, क्योंकि बच्चे क्या कर, बच्चे खाते नहीं हैं तो पेरेंट्स और दे देते हैं कि भाई खाना खा लो फटाफट, हम भी फ्री, बच्चा भी फ्री। बट उससे ये हो रहा है कि बच्चे का खाने का एसोसिएशन ही नहीं हो रहा है। उसको पता ही नहीं है कि भिंडी का फ्लेवर क्या है, कि दाल का फ्लेवर क्या है, कि उसने 2 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, 3 रोटी खाई कि 1 रोटी खाई। उसको नहीं पता, उसका ब्रेन वो कोऑर्डिनेट कर ही नहीं पा रहा, कि उसका ब्रेन तो स्क्रीन पे लगा है। करेक्ट। आप उसको घास खिला दो, वो घास खा लेगा। आप उसको सैलेड खिला दो, सैलेड। आप उसको रोटी खिला दो, उस बीच में वो रोटी खा लेगा। उसको कुछ नहीं मतलब पता। वो पूरी एक्टिविटी बाईपास हो रही है। वो सिर्फ आप ऐसा कार के अंदर फ्यूल डाल दिया आपने, वो सिस्टम कर रखा है। उसका एसोसिएशन, उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए, फ्लेवर, प्लेजर होना चाहिए, प्लेजर, वो कुछ नहीं मिल रहा उसको, उस बच्चे को। वो सब बाईपास हो चुका है। तो इसीलिए बहुत और इसके लॉन्ग टर्म क्या दिक्कत है? द किड्स बिकम पिकी, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या है। एंड देन उनको फिर उस स्टेट में क्या होता है, जो सबसे हाई चीज़ है, जैसे वेरी हाई इन सॉल्ट या वेरी हाई इन स्पाइस, जो स्टिमुलेटिंग है, चीज़ को उस चीज़ को स्टॉप कर रहा है। करेक्ट। कि उसको काउंटर कर दिया उसने, भाई कि यार कुछ तो नई ऐसी चीज़ आई जिसने मुझे इस वाले लेवल को कम करके इस पे दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। तो वो उस चीज़ से कोरिलेट कर पा रहा है। मतलब ये कुछ वैसा हो गया कि एक स्टिमुलेशन से बचने के लिए आपने एक दूसरा स्टिमुलेशन दे दिया। और सॉल्ट, शुगर, ऑयल, एनीथिंग व्हिच इज फ्राइड, दीज आर वेरी स्टिमुलेटिंग। तो बच्चा वो, इसीलिए बच्चा मोर गोस फॉर यही सब चीज़ है। तो उसको वो उमामी सा जो फ्लेवर आता है, वो चीज़ उसमें आ जाती है। सो वो फैक्टर इन प्ले करता है। एंड बच्चा, इसीलिए बच्चे को आप खिला रहे हो, बच्चा खा भी रहा है स्क्रीन के साथ, पर उसको जिसको पेरेंट्स कई बार कहते हैं भाई खाता तो सब कुछ है मगर लगता नहीं है। सो बिकॉज उसकी बॉडी उसको रजिस्टर ही नहीं कर रही, तो उसको एज अ फ्यूल यूज़ करा और उसको डिस्कार्ड कर दिया। उसकी बॉडी सिर्फ उतना ही यूज़ कर रही है जो उसको रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। तो वो चीज़ चल रही है। और कई बार ये भी देखा गया कि बच्चे बड़े पिकी होते हैं इसी चीज़ में, कि जैसे कोई एक फूड खा रहा है तो वो वही फूड खा रहा है। जैसे आई गिव एन एग्जांपल कि यार हमारा बच्चा पूरी के अलावा कुछ खाता ही नहीं है, पराठे के अलावा कुछ खाता नहीं है। नहीं, वो उसकी हैबिट्स हैं जो अपन ने बनाई हैं पहले। और अभी क्या हो गया, एक दो बच्चे हैं सबके, एक बच्चे, दो बच्चे। तो उसके अंदर क्या है, दे पेरेंट्स ऑल्सो ट्राई टू फुलफिल ईच एंड एवरी ऑफ द डिमांड, कि भाई ये नहीं खा रहा तो तू ये खा ले, ये नहीं खा रहा तो ये नहीं खा रहा है, भाई कुछ तो खा ले। सो वो चीज़ होने लगी है। तो वो नहीं करना होता, भाई ये बना है, आपको ये खाना पड़ेगा। थोड़ा सा, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप खाना मत खिलाओ, बट आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि भाई दीज आर द टर्म्स वेयर आई एम गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एंड दीज आर द टर्म्स वेयर आई शुडंट बी कॉम्प्रोमाइजिंग, पर आई शुडंट बी कॉम्प्रोमाइजिंग। हाँ भाई, अब बच्चा सपोज, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वेरी ब्रूटल, बट अगर एक बार बच्चा नहीं खा रहा सपोज आज के दिन, तो कोई बात नहीं, एक दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट थोड़ी देर के बाद जब उसको भूख लगेगी, वो अपने आप रियलाइज़ करेगा, आपके पास आएगा। आपको उस टाइम पे पेशेंस लूज़ नहीं करना, उसको आप खाना दें जो बना है, उसको समझाएं कि भाई यही है, आपको ये खाना पड़ेगा, खा लो। मगर उसके टेम्पर टैंट्रम्स के थ्रू अपने आप को सरेंडर नहीं करना होगा। अगर आप करेंगे तो वो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा कि मैं ऐसा करूँगा तो ये तो काम करता है बॉस। हाँ। मैं थोड़ा सा ड्रामा किया और देखो मेरे मन का काम हो गया। तो वो चीज़ बहुत बच्चों के लिए मगर उसमें ये है कि आपको बच्चे को मारना नहीं, पहली चीज़, डांटना नहीं, नॉर्मल बिहेव करो, नहीं खाना ओके कोई बात नहीं, मगर पेशेंस। और उसके बाद जब वो बच्चा खाना खा ले तो उसको वो चीज़ समझाना जरूरी है। रिवॉर्ड बेसिक रिवॉर्ड, क्या मैंने ऐसा क्यों किया था। अगर आप समझाओगे नहीं तो वो नेगेटिव एसोसिएशन हो जाएगी।
थोड़े बड़े बच्चों के लिए। आई थिंक बिकॉज माई किड, जो मेरी बड़ी बेटी है वो बिल्कुल ऐसी है, बहुत क्रैंकी हो जाती है किसी चीज़ पे, और जब हम उनसे ये बात कर रहे होते हैं ना कि देखो बेटा ये इसलिए, देखो इसमें ये न्यूट्रिशन है और ये हमारे लिए ये ज़रूरी है, जी बोले कि अच्छा पापा, एंड शी वुड ऑल्सो फील प्राउड कि मैं नहीं खा रही थी, मैंने खा लिया। तो भैया यू टेल देम, मतलब स्टोरी बना के खिलाना। अगेन वो पुराने ज़माने की चीज़ें हो गई, भाई दादा नानी के साथ बच्चे बड़े नहीं खा रहे, तो चलो अपन ने कोई स्टोरी सुनाई, कुछ खिलाया, गाय दिखा के खिला दी, कुत्ता दिखा के खिला दिया। तो वो सब चीज़ें जो रहती हैं बच्चों के साथ, वो बॉन्ड एंड एसोसिएशन वो तब होती है, तो बच्चा उसको अप्रिशिएट कर पाएगा, वो उसी से सीखेगा, वो चीज़ वैसे रहती है। एंड अगेन इसके अंदर द नेक्स्ट एक चीज़ और आती है कि जो टॉडलर वाली स्टेट में बच्चे रहते हैं, जब आप वीन ऑफ करके 1-2 साल में, 1 साल से 2 साल के बीच में, व्हेन द किड इज ब्रेस्ट फीडिंग एंड साइमल्टेनियसली आप उसको खाना भी खिला रहे हैं, तो वहाँ कॉमन क्या होता है, बच्चा खाना नहीं खा रहा तो मदर ने फीड करा दिया, एंड मदर कीप्स ऑन फीडिंग रादर देन खाना। तो वो नहीं करना चाहिए, या बॉटल फीड दे दी, या ऊपर से अपन ने ग्लास में दूध दे दिया, नहीं भाई, दूध 2 बार, 1 बार या 3 बार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 टाइम्स, भाई सुबह दोपहर शाम दे दिया, मगर उसके एक्सचेंज में आपको बीच में खाना देना पड़ेगा। और आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स आप जैसे नंबर ऑफ फीड्स थे आपके, जैसे आप सपोज अभी एवरी 2 आवरली कर रहे थे, तो आप 2 आवरली करते रहे, मगर 2 आवर्स में आपने पहले फीड करा, फिर नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर आपने फीड स्किप करके कुछ उसको थोड़ा सा दे दिया, फिर नेक्स्ट आपने फीड दे दी, फिर ग्रेजुअली वो 2 फीड के बीच में आपने 2 बार मील कर दी, तो वो 4 फीड सेशन के बीच में फीड मील फीड, फिर उसके बाद आपने मील की क्वांटिटी बढ़ा दी, फीड का ड्यूरेशन बढ़ाते गए, फिर धीरे धीरे बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स तक आप वीन ऑफ कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीड पूरा क्लोज कर सकते हैं। मगर मेरे रिकमेंडेशन में एटलीस्ट टिल 1 ईयर ऑफ एज ब्रेस्ट फीड करनी चाहिए। 2 ईयर्स तक कर सकते हैं, वेरी गुड, बट 2 ईयर्स तक ग्रेजुअली आपको उसको टेपर कर देना चाहिए, बट नॉट ओनली जस्ट द फीड एंड फीड एंड फीड, खाना इज इक्वली, नहीं तो बच्चे को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से एक चीज़ निकल के ही आती है कि आजकल 2 तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं, ईदर वी आर सीइंग ओबीज किड्स और मैल न्यूट्रिशन। वो यही है कि अगेन प्रोसेस्ड फूड, हाई ऑन शुगर्स एंड हाई ऑन कैलोरीज फूड विच आर वेरी टेस्टी, वो बच्चे बड़े इजीली खा लेते हैं, सेडेंटरी लाइफ है, और कोई क्वांटिटी का वहाँ पे वो भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है कि कितना खा रहे, क्योंकि बच्चा खा रहा है, बच्चे को कैसे रोकेंगे खाने से, खाना खाते खाते बच्चे को थोड़ा ना रोकते हैं, तो दैट्स द कॉमन नोशन। एंड देन उसका स्क्रीन टाइम चल रहा है, उसको पता ही नहीं वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, तो प्रोसेस्ड फूड है, उसको टाइम लग रहा है, और उसके बाद वो खाना अगेन घर का खाना भी खा रहा है, मम्मी को अच्छा लग रहा है भाई 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली, और बच्चे को तो रजिस्टर ही नहीं हो रहा, वो तो खाए जा रहा है। अब जब वो वॉमिट वाली स्टेट तक पहुंच गया है, तब उसको लगता है बोले यार अब तो कुछ गड़बड़ हो गई, देन किड्स रिफ्यूज, अब नहीं खाना मेरे को, ठीक, अब नहीं खाना, तो वो इतना भर चुका है कि वो खा रहा है, और उसको ये पता है कि मैं खाना खा लूँगा तो मुझे टीवी देखने को या स्क्रीन देखने को मिलेगी, तो खाना दो, रादर देन भूख लग रही है खाना दो, इज नॉट द कंडीशन ना, स्क्रीन टाइम मिल रहा है इसलिए खाना दे दो। ओके, ये भी एक हो गया है बच्चों के अंदर। सो वो एक कहानी है। तो ओबेसिटी, फिर उसके बाद क्या होता है, अगेन भाई बच्चा खाना नहीं खा रहा, दूध पिला दो, जूस पिला दो। जूस इज अगेन ऑल्सो कंसिडर वेरी हेल्दी, जूस इज नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग, फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जूस इज मेजरली शुगर, तो वो पिएगा बच्चा, इंस्टेंट एनर्जी मिली और वो इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, उससे कोई न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं मिला। सो वो तो बच्चा, पेरेंट्स खाना नहीं खा रहा, दूध पी ले, दूध में न्यूट्रिशन अब इतना बचा नहीं है, तो खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको न्यूट्रिशनस चीज़ें देनी पड़ेंगी, प्रोसेस चीज़ें कम करनी पड़ेगी, होल ग्रेन दो बच्चे को, पूरे वेजिटेबल्स दो, बच्चा वैसे नहीं खा रहा तो पराठा के फॉर्म में वेजिटेबल्स ऐड करके दे दो, मैश करके दे दो, उसकी अलग अलग फैंसी चीज़ें बना के दे दो, बट होल ग्रेन एंड पूरा फ्रूट या पूरा फूड या पूरा वेजिटेबल चाहिए, तो बच्चा सही होगा। ये सब चीज़ें जब हम लोग पैदा हुए थे, जाहिर बात है हमारे लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था, हमारे पेरेंट्स के लिए भी। इनफैक्ट मेरी मदर आज भी मज़े मज़े में बोल देते हैं, बोला अरे तुमको हमने पाल लिया, हमारे लिए तो मतलब इट वाज सो नॉट ईजी फॉर एनीबॉडी। एंड आई थिंक जब हम बात करते हैं तो आई ऑफन कॉल माई मदर एंड से कि यार मम्मी, मतलब आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको कोई बहुत परेशान किया, कि मेरे को अब रात भर जागना पड़ रहा है, एंड आई फील फॉर यू कि क्या। ये तो रही वो वाली बात, बट व्हाट डू यू सी कि पिछले 20 साल में 30 साल में किस तरह के चेंजेस हम देख रहे हैं? मतलब कई बार कुछ चेंजेस होते हैं जो जनरेशनल चेंजेस होते हैं, मतलब तब में अब में कुछ बहुत विजिबल चीज़ें जो आपने महसूस की। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले अपने तब जैसे आप अगर पहले के बच्चों की बात करें
तो वो बच्चों के पास एक्सपोजर थोड़ा सा कम था। एक्सपोजर जो भी था वो आपको आपके आसपास का एक्सपोजर था, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपके शहर या सिटी या स्टेट तक हो रहा था। अभी जो बच्चे हैं उनके पास ऑल अराउंड द वर्ल्ड का एक्सपोजर है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड गूगल, ईजी एक्सेस टू इंटरनेट। सो वो एट टाइम्स इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड वो एक एट टाइम्स इट इज़ अ वेरी हार्मफुल थिंग ऑल्सो फॉर द किड्स। इट्स अ थिन लाइन, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट हाँ, तो अपन लोगों के साथ जो अपन जब बड़े हुए, सो आर प्राइमरी कंसर्न इन गोल वर्स कि आप इफ ऐसे एजुकेशन पर्सपेक्टिव से देखूं तो अपना ये था कि भाई आपको पढ़ाई करनी है, आपको एक डिग्री लेनी है, आपको एक जॉब करनी है या बिजनेस करना है, व्हाटएवर, है ना। आजकल के इसके अंदर ये कि आजकल जो बच्चों का थिंकिंग है, इवन द पेरेंट्स हु हैव डेवलप्ड रिसेंट, जो न्यूली पेरेंट्स हैं, उनका रहता है कि बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, उसको ऑल अराउंड द वर्ल्ड की एक्सपोजर होना चाहिए। उनको इससे आजकल इतना कंसर्न्स नहीं है पेरेंट्स का कि मेरे बच्चे के भाई उसको डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है। दे वांट कि बच्चे जो हैं एक सस्टेन कर सकें, एक्सपोज, एक अवेयर हों अपने आसपास की चीज़ों में, उनको एक्सपोजर हो, और उनके लिए सब चीज़ें पेरेंट्स भी आजकल कोशिश करते हैं सब सेट करके रखें। दे डोंट हैव टू स्ट्रगल, दे हैव टू बस बी ऑन द लाइफ। There is one particular case that I would like to discuss with you. I know a parent जो अपने बच्चे को सुबह 8 से 1 बजे तक वो स्कूल में रहता है, just because of this कि they want everything कि बच्चे के अंदर सब कुछ आ जाए, सब कुछ सीख ले। 1 बजे तक वो स्कूल रहता है, 1:30 बजे के आसपास से उसका दूसरा रूटीन शुरू होता है। He goes to class 1 where he is learning maybe piano, guitar, whatever. Then he is going to art class, फिर वो जा रहा है कोई स्पोर्ट्स क्लास में, फिर वो जा रहा है किसी और पब्लिक स्पीकिंग क्लास में या कुछ है, और रात को 8:30 बजे घर आ रहा है। एंड दैट इज लाइक 8-9 years kid, ही इज हैविंग दैट रूटीन कंसिस्टेंटली। वो थोड़े वो इज विच इज़ नॉट राइट फॉर द किड, क्योंकि वो अपना जो उसका पर्सनल एक्सप्लोरेशन का टाइम है, पर्सनल बॉन्डिंग बनाने का टाइम है, वो तो सब मिस कर चुका है वो उसके अंदर। एक चीज़ होती है आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, आप चीज़ें खुद एक्सप्लोर कर रहे हो। एक होता है कि आपको एक सेट रूल बना के दे दिया है कि आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, तो उसके अंदर आप एक पाथ फॉलो कर रहे हो जो आपके पेरेंट ने आपके लिए बना दिया है। करेक्ट। रादर देन यू ट्राइंग टू एक्सप्लोर, वो आपके लिए तो काम करने जैसा हो गया। वो तो काम हो गया, सही बात। और आपको लग रहा है कि हम हमारे बच्चे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कि हम उसको एक्टिविटी करा रहे हैं, हम उसको, एंड बैक ऑफ समवेयर इन योर हेड यू ऑल्सो नो कि यार मैं बिजी हूँ, मैंने अपने बच्चे को कहीं लगा दिया, वो कुछ सीख रहा है, तो मैं भी फ्री, वो भी फ्री, सब फ्री, है ना। एंड देन वी आर गिविंग इट अ नेम एज कि भाई हमने ओवरऑल डेवलपमेंट कर दिया। बट आपने उसको क्या एक्सप्लोर करना है, उसको चीज़ें सीखना है, नहीं सीखना है, उसको मज़ा आ रहा है उस चीज़ में कि नहीं आ रहा है, उसको कुछ और करना है, वो सब चीज़ें उसकी लेफ्ट इट, वो लैग कर गई वहाँ पे। उसको मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिला। करेक्ट। आपने उसको तबला क्लास में भेज दिया, तो वो बाय हुक और बाय क्रुक उसको तबला सीखना ही है ना, क्योंकि वो तो सीखना ही है। नहीं चाह रहा है वो अलग बात है, एंजॉय भी कर रहा है, नहीं कर रहा है। हो सकता है 2-4 दिन एंजॉय करे, कई बार होता है बच्चे हाँ, नई चीज़ है, हाँ नई चीज़ है, वो एक्सप्लोर। तब आप उसको अगेन उस टाइम पे क्या आता है, पेरेंट्स कहते हैं भाई आप अभी कर रहे हो, सीखोगे तो आगे आपके लिए हेल्प करेगी, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। करंटली द सिनेरियो हैज चेंज, एवरीबडी वांट्स टू बी बेस्ट इन एवरीथिंग, एवरीबडी वांट्स टू बी बेस्ट, दैट्स नॉट पॉसिबल, और होना भी नहीं चाहिए। इफ आई एम अ डॉक्टर, मुझे इंजीनियरिंग का काम नहीं आता, बेसिक थोड़ी बहुत आती है, आई कैन डू दैट, ठीक है, मुझे समझ लेते हैं, और कई बार वही काफ़ी है। अगर आप सारे करने भी लग जाओगे तो कैसे कर पाओगे? क्या करोगे? आप एक चीज़ पकड़ो, हाँ, एंड लेट देम एक्सप्लोर। हाँ भाई, आपको भाई म्यूज़िकल सपोज अगर करना भी है इसके अंदर, तो हाँ भाई अगर फ्री टाइम है तो तुमको म्यूज़िक सीखना है क्या, तो म्यूज़िक में तुम पहले जाओ 10 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ट्राई कर लो, 5-5 दिन, 10-10 दिन, महीना भर आप बजा के देख लो, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, बच्चा आगे से कुछ उसमें इनपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा, कि या वो आपसे उस टॉपिक पे क्वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। द मोस्ट कॉमन चीज़ आप ऐसे कर सकते हो कि बच्चा आगे से बढ़ के आपसे अगर उस टॉपिक पे क्वेरी कर रहा है या उस पे क्वेश्चनिंग कर रहा है, रादर देन कि हाँ चले गया मैं सीख के आ गया, नहीं, वो उसको उसी चीज़ में अगर जानने का कुछ शौक या कुछ क्यूरियोसिटी है, दैट मीन्स उसको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। करेक्ट। बच्चा किस बारे में बात कर रहा है, और आपसे आके, तो यू नीड टू गिव टाइम। सो वैसा रहता है। तो याद हो आप भाई मॉर्निंग में टाइम दें या डिनर टाइम पे टाइम दें, या वीकेंड्स पे, वीकडे पे नहीं हो पा रहा तो वीकेंड्स पे टाइम दें, बट उसके अंदर दें, आपको टाइम देना पड़ेगा बच्चे को। एटलीस्ट आपको
ऑन एन एवरेज एवरी डे नहीं तो 1 से 2 घंटा आपको अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एंड लिसनिंग मोर रादर देन टेलिंग मोर. लिसनिंग मोर टू योर किड. उसकी सिली बातें जो हैं कि वो भाई क्रिकेट खेलने गया था या पड़ोस वाले बच्चे के साथ क्या हुआ, क्या उसने क्या मतलब नॉटी हरकत करी, क्या उसने क्या न्यूसेंस क्रिएट करा, ठीक है, क्या उसकी कंप्लेंट्स आई, किसने उसको डांट लगाई, किसने उसको अप्रिशिएट करा. सो यू गेट टू नो कि वो दिन भर क्या कर रहा है, किस चीज़ में उसको मज़ा आ रहा है. देन ही इज़ ओपन टू यू. तो फिर आपको भी समझ में आता है कि यार अच्छा इसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है. देन यू अप्रिशिएट एंड लेट हिम डू दैट थिंग रादर देन यू डिसाइडिंग व्हाट ही हैज़ टू डू. वो बहुत ज़रूरी है आजकल पेरेंटिंग के अंदर. दैट इज सो ट्रू. एक चीज़ और, बच्चे की सोशल लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है. और आई थिंक I'll tell you where I'm coming from. What I've realized कि मेरी बड़ी बेटी 5.5 साल की है, तो वो लगभग 2 साल की थी तब से वो बाहर खेलना लोगों से, तो वो लोगों से मिलती है ना, तो किसी तरह का ऐसा नहीं लगता कि हमें बहुत पुश नहीं करना पड़ता उसे. शी इज़ हैप्पी टू मीट न्यू पीपल, और वो शी इज़ हैप्पी टू गेट अलॉन्ग, किसी के साथ भी खेल लेगी, कहीं भी राह चलते ट्रेन में भी किसी से भी बात कर लेगी. एंड देन आई हैव सीन अदर किड्स ऑल्सो समटाइम्स कि जो थोड़ा सा शाय करते हैं चीज़ें. व्हाट आई थिंक इज़ वन थिंग विच हैज़ वर्क फॉर अस इज बिकॉज लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे बच्चे बहुत जल्दी से मतलब इकट्ठे हो जाते हैं. तो वो होने से आज उसके पास मतलब उसके फ्रेंड्स हैं, मतलब हमारे बिना भी अगर हम अगर उसको ये भी बोल देते हैं कि शावे वी आर गोइंग फॉर 2 hours समवेयर और आप लाइक, तो शी इज़ ओके, लाइक ओके, ठीक है. वो वही है जो पहले आपको एक जॉइंट फैमिली के अंदर एनवायरनमेंट मिलता था. Now you have to create it. Now you have created that joint family environment in your society. तो सिंपल थिंग वही हो गई. पहले घर में चाची, ताई, नानी, दादी वो टेक केयर कर लेते, भाई पेरेंट्स को कहीं जाना है तो दादी के पास है बच्चा. अभी क्या है, या तो पड़ोस वाली आंटी के पास है, आप उनको इन्फॉर्म कर गए, उनके जो बच्चे हैं आपका बच्चा उनके साथ खेल रहा है. करेक्ट. तो इट इज़, इफ यू सीन दैट वे, इट्स द सेम थिंग बट इट बिकम अ जॉइंट फैमिली. पहले वो घर के अंदर होता था, अब वो एक सोसाइटी के अंदर होता है. किस एज से बच्चे को छोड़ दें? मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि लगभग वो 2-1 साल की थी तब से थोड़ा बहुत जाना, घंटे भर के लिए, आधे घंटे के लिए. सी दिस, अगर इसको जो एक्सपोजर अपन बात कर रहे हैं कि भाई जाना चाहिए, तो इट इज़ वेरी गुड. अगर आप जैसे घर में या आप जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे या आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, सो जैसे इवनिंग टाइम हुआ तो मदर्स कैन टेक देयर किड्स इन स्ट्रोलर या ऐसे अपने साथ ले जाएं. 2-3 मदर्स बैठे हैं, बच्चे आपस में हैं, तो ग्रेजुअली इवन द किड्स सी ईच अदर रेगुलर बेसिस पे. सो उनका एक ऐसा हो जाता है कि भाई शाम हो गई, पेरेंट्स ऑल्सो गेट्स मतलब उनका भी अपना एक पीयर ग्रुप क्रिएट हो जाता है. हाँ, वो भी हो गया. उसके अंदर वो अपने अपने सिलेक्शन हो गए. यार मेरे को किसके साथ कंफर्टेबल लग रहा है, किसके साथ नहीं लग रहा. आज इसके साथ लड़ाई हो गई, आज मैं इधर चले गया, आज मैं उधर चले गया, इधर चली गई, तो वैसा है. सो द किड्स आर गोइंग टू डू व्हाट द पेरेंट्स आर डूइंग. वो बिल्कुल आपको रेप्लिकेट करेंगे जब तक उनको बाहरी दुनिया का एक्सपोजर नहीं मिल रहा. द मोमेंट दे, फिर वो अपने आप अपनी लर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे. अभी तो वो आपके शैडो के अंदर सब कुछ सीख रहे हैं. ऐसा है. सो एज सून एज आप घर के बाहर जा सकते हैं, आप बाहर जाएं. ऑलवेज गुड फॉर द किड. यस, इट्स ऑलवेज गुड. बट हाँ, उसको आपको गुड एंड बैड दोनों सिखाना पड़ेगा. बिकॉज इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड करंटली करंट स्टेट. तो आपको उसको सिखाना पड़ेगा एंड इन अ वेरी सुपरवाइज इन अ वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव वे. उसका नेगेटिव एसोसिएशन के साथ नहीं सिखाओगे. डराना नहीं है, पॉजिटिव चीज़ के साथ अवेयर कराना है उसको. होता ना यार, हम लोग डरे भाई काला बाबा क्या के ले जाएगा. वो ये था. आप डॉक्टर, हम जैसे बीइंग अ डॉक्टर, हमारे साथ ये होता है कि सुई लगा देंगे डॉक्टर साहब. सो द मोमेंट आप बच्चे को क्लिनिक पे लेके जा रहे हो फॉर हिज और हर गुड, वो तो स्कैर्ड है ना. आपने उसको नेगेटिव एसोसिएशन ही दिया है डॉक्टर से. आपने नेगेटिव एसोसिएशन ही दिया. करेक्ट. तो वो अगर उससे थोड़ा बहुत होता भी है तो बच्चा जाने से के लिए पहले बहुत रोता है, पहले रोएगा. वो नेगेटिव, वो वैसे ही हो गया. तो रादर देन सेइंग कि भैया ये आपको ठीक करेंगे, ये आपको हेल्प, आपको फीवर आ रहा है ना, तो अपन डॉक्टर के पास चलते हैं, ये आपको अभी अच्छा कर देंगे, है ना, या वुड हेल्प यू. तो वो एक एसोसिएशन अलग हो गया. एक हो गया आप नहीं चलोगे तो इंजेक्शन लगा देंगे, मस्ती करोगे तो. वो नेगेटिव एसोसिएशन कम करना पड़ेगा. नॉट बिकॉज ओनली द डॉक्टर प्लेस एवरीवेयर कि ये कर दोगे, वही है कि भाई दूध नहीं पी रहे तो काला बाबा आ जाएगा या XYZ ऑफ द थिंग्स हो जाएगा. वो नहीं, दूध नहीं पियोगे तो भाई आप स्ट्रांग कैसे बनोगे. ठीक है, दूध पीना आपके लिए इट्स अ हेल्दी हैबिट. वो एक एसोसिएशन हो गई. ठीक है, कि अपन को यार सीढ़ियाँ क्लाइंब करनी है, ये करना है, तो वी नीड एनर्जी, तो भाई दूध पीना पड़ेगा. हम बच्ची को जेब्रा के नाम से डराते हैं. हाँ, व्हाटएवर. तो अब वो कभी भी उसको जेब्रा, एक्चुअल लाइफ में जब भी जेब्रा देखने को मिलेगा ना, तो शी वुड से कि बोले यार ये क्या है. उसको पकड़ के मारेगी कि तेरी वजह से मैंने कितना. सो वही है. व्हाट इज दैट
टू कंक्लूड दिस, व्हाट इज दैट मॉडर्न पेरेंटिंग एडवाइस जो आप देना चाहोगे पेरेंट्स को? Spend time with your kid first and foremost. Listen to the kid, what he or she is telling. ठीक है, और अपने एक्सपेक्टेशंस उसके ऊपर ना रखें, क्योंकि पेरेंट्स का जनरली रहता है यार हमने हमारी लाइफ में यार वी वर गुड एट क्रिकेट फॉर एग्जांपल, बट हम वो टेक्निकल नहीं सीख पाए, हमको टेक्निकल, बट यू आर नॉट गेटिंग, तो हम इसको अभी से हम इसको एकेडमी में डाल देते हैं या हम इसको अभी से वो कर देते हैं. बट यू सी इट दैट वेज कि अगर अच्छा आप एकेडमी नहीं गए थे बीइंग अ पेरेंट, तो आपने क्रिकेट भी खेला, आपने बैडमिंटन भी खेला, आपने बास्केटबॉल भी खेली, सो यू नो 5 गेम्स. अगर आप वही कर रहे होते तो यू वुडंट एक्सप्लोर द 5 गेम्स. उसके अंदर 5 में से आपने, अब मैं एक गेम में अच्छा हूँ बट आई कैन नॉट परस्यू इट फर्दर, सो मैं अपने बच्चे को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तू वो कर ले. You shouldn't have that expectation from your kid. Professional, educational, academics, तो I'm keeping it separate. Day-to-day life things. ये करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है. करो, चीज़ें सिखाओ. हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको उसको पुश करना पड़ेगा डेली बेसिस पे. Certain habits which are very much needed for your day-to-day life, सोसाइटी के अंदर Correct. जीने के लिए. कुछ चीज़ों के लिए you will have to be strict. कुछ चीज़ों के लिए moderate, where you can bargain with the kid कि हाँ ठीक है अपन ऐसा करेंगे, ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी इंटरेक्टिव विद योर किड. वो फियर, वो डर नहीं रखना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम यू शुड हैव अ बाउंड्री कि इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, थिन लाइन, बट देयर हैज टू बी अ रिस्पेक्ट. दो आई एम अ फ्रेंड काइंड ऑफ अ फादर और अ मदर, बट देयर इज अ लाइन, आई एम योर मदर या आई एम योर फादर. वो एक लाइन होनी चाहिए कि वो एक थोड़ा सा फियर होना चाहिए, बट वो कंफर्ट भी होना चाहिए. वो चीज़ डेवलप होनी चाहिए पेरेंट के अंदर, पेरेंट्स एंड किड्स के बीच में. दैट्स द पॉइंट. एंड नेगेटिव चीज़ों का एसोसिएशन कम से कम. नेगेटिव सिचुएशन है भी तो उसके अंदर से आप उसको पॉजिटिवली कैसे सिखा सकते हो, वो चीज़ करने की कोशिश, ताकि वो उसका एक फियर ना क्रिएट हो, उसको एक टैकल करने की प्रैक्टिस उसको रहे. ठीक है भाई, एक समस्या आ चुकी है तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो चीज़ें. Thank you so much for doing this. It was lovely having this conversation with you. Same here. It was fun.